जी हाँ मेरे दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में दिख रहा है, आज के वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताने वाला हूँ माइनर 3 हिस्ट्री के मोस्ट वीवीआई प्रश्नों को और उसके उत्तरों को। मिस कह सकते हैं कि आज का जो वीडियो दोस्त आप लोगों के लिए महासंग्राम साबित होने वाला है, क्योंकि मात्र 1 से 1.5 घंटे के अंतर्गत में हम लोग पूरे माइनर 3 हिस्ट्री को खत्म करने वाले हैं, है ना। और मात्र दोस्तों मैं आपको 6 ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन में 100% मैच हो जाएंगे। ठीक है, मात्र आपको 6 प्रश्न पढ़ना है ना। तो आखिर वो कौन से 6 प्रश्न पढ़ना है, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन में दोस्तों मैं आपको तैयारी कराऊंगा कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों की विवेचना करें। इसके बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों के बारे में। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका ये रहेगा और इसका आंसर मैं आपको दूंगा। दूसरा क्वेश्चन, इल्तुतमिश की उपलब्धियों का वर्णन करें। दूसरा का आंसर आपको ये मिलेगा। तीसरा का आंसर दोस्तों आपको मिलेगा बलबन के राजत्व सिद्धांत का वर्णन करें। ये तीसरा का आंसर आपको मिल जाएगा। चौथे क्वेश्चन में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नीति और भूराजस्व नीति। चाहे बाजार नीति आ जाए चाहे वो भूराजस्व नीति आ जाए, है ना, आपको सेम आंसर लिखना है जो मैं क्वेश्चन नंबर 4 में करवाऊंगा। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों मैंने आपको करवाया है मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र और नीतियां, और यही क्वेश्चन में मैंने आपको फिरोज शाह तुगलक के सुधारों का वर्णन ये क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों आपको पढ़ना है भारत में सूफीवाद और भक्ति आंदोलन के बारे में, है ना। और ये दोनों का आंसर मैं क्वेश्चन नंबर 6 में करवाया हूँ। ठीक है, तो मात्र आपको इतना ही प्रश्न पढ़ना है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बस आपको थोड़ा सा रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ लेना है और सिकंदर लोदी के बारे में। अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसको पढ़ना है तो मैं इसको एक वीडियो के अंतर्गत में ये दोनों खत्म कर दूंगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके वीवीआई क्वेश्चनों को। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कि आखिर कुतुबुद्दीन कौन था और क्या क्या उपलब्धियां इन्होंने हासिल किया। आज के क्लासेस में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं जो कि इस प्रकार से है। तो आज का प्रश्न हमारा होने वाला है कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों का वर्णन करें। प्रश्न क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक के उपलब्धियों का वर्णन करें कि बताइए कि आखिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल किया। तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियां जानने से पहले हम लोग को यह समझना पड़ेगा कि आखिर कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, क्योंकि बिना कुतुबुद्दीन ऐबक के जाने हुए उसके उपलब्धियों को जान पाएंगे क्या? नहीं। मान लीजिए मैं बोलूंगा कि मेरी जीवनी लिखो आप, तो मेरे बारे में आप जानोगे ही नहीं, तो क्या मेरी जीवनी को लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि आखिर कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, उसके बाद हम लोग इसके उपलब्धियों को जानेंगे। तो शॉर्ट भाषा में एकदम इजी सा लैंग्वेज में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने क्या किया था, दिल्ली सल्तनत का स्थापना किया था। क्या किया था? दिल्ली सल्तनत का स्थापना किया था। और ये जो है ना गुलाम वंश का पहला सुल्तान बना था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत का स्थापना किया था और गुलाम वंश का पहला संस्थापक था। ये ऐसा कहा जाता है इसके बारे में कि यह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम था। क्या था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था, लेकिन अपने योग्यता के बल पे जो है ना ये क्या बना था, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक बना था। ठीक है, तो आइए चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था। और दोस्तों आज की वीडियो में आपको इतना इजी तरीके से बताया जाएगा कि आप जिंदगी में इसको कभी भूलोगे नहीं है। प्रश्न यहाँ पे है कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियां। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसके परिचय के बारे में। क्या लिखेंगे? परिचय के बारे में। और लिखेंगे इस प्रकार से कि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक और गुलाम वंश का सुल्तान था। क्या लिखेंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था और गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। ये याद रखिएगा। ठीक है, इनका जन्म जो है वो कब हुआ था? 1150 ईस्वी में जो है ना कहां पे हुआ था? तुर्किस्तान में। कोई पूछेगा कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म जो है कब और कहां हुआ, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म जो है 1150 ईस्वी में तुर्किस्तान में हुआ था। कहा जाता है कि यह गौरी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गौरी के गुलाम था। कौन गुलाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और कहा जाता है कि गुलाम वंश के लोगों को जो है ना पहले योग्य नहीं माना जाता था, इसलिए उन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। इस गुलाम वंश के जो लोग थे उनको योग्य माना ही नहीं जाता था, उनका मतलब कोई वैल्यू ही नहीं था।
जिसके कारण से उन्हें खरीदा जाता था। क्यों? ताकि वो लोग क्या कर सके, सैनिकों का सेवा कर सके। ठीक है, तो इसको भी जो है सैनिकों का सेवा करने के लिए खरीदा गया। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कहा गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक पहले मोहम्मद गौरी के सभी अभियानों का हिस्सा बना। अब क्या हुआ कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, मोहम्मद गौरी के जितने भी अभियान है उसका वो हिस्सा बना। ठीक है, जितने भी युद्ध अभियान था उसका वो हिस्सा बना। उसके बाद धीरे धीरे वो क्या बना, वहां का सुल्तान बन गया। ठीक है, जैसे हुआ क्या कि पहले तो वो तो साथ दिया, अब साथ देने के बाद धीरे धीरे जो है ना वहां का वो सुल्तान बन गया। अब कह रहा है सुल्तान बनने के पश्चात उसने क्या किया, लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। ऐसा कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक अत्यंत साहसी और धैर्यवान व्यक्ति था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक कैसा था? अत्यंत साहसी व्यक्ति था और धैर्यवान व्यक्ति था। ऐसा उसके बारे में कहा जाता है कि वह एक साधारण दास की स्थिति से अपनी योग्यता के बल पे मोहम्मद गौरी के साम्राज्य का प्रतिनिधित्व बना था और दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान बना था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। मीन्स कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है एक लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हुए भी वो क्या बना था, तो भारतीय साम्राज्य का प्रतिनिधित्व बना था। उसके साथ साथ दिल्ली सल्तनत का जो है ना पहला सुल्तान ये बना था, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हसन निजामी लिखते हैं। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हसन निजामी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो वो कहते हैं कि वह एक न्यायप्रिय शासक था। किसके बारे में? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कि वह जो है ना एक न्यायप्रिय शासक था जिसने क्या किया, जनता को शांति व समृद्धि प्रदान किया। ये चीज याद रखिएगा, आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है ना, कि वह कौन सा शासक था जिन्होंने जनता को शांति व समृद्धि प्रदान किया। तो किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, है ना। यहां तक आपको परिचय इस प्रकार से लिख देना है। अब बातें यहां पे आती है कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियां का। क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियां का। तो लिखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों का वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया गया है। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना एक योग्य शासक था। क्या था? योग्य शासक था। अब योग्य शासक कैसे था? तो मैंने आपको बताया था कि वो लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हुए भी क्या बना था, दिल्ली साम्राज्य का संस्थापक बना था, है ना। तो यही कहा गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक एक योग्य शासक था, क्योंकि पहले वह मोहम्मद गौरी का दास था, लेकिन उसने अपने योग्यता के बल पे पूरी दिल्ली को अपने साम्राज्य बना लिया। ठीक है, सही कहा गया कि पहले वो क्या था, मोहम्मद गौरी का दास था, लेकिन अपने योग्यता के बल पे उसने क्या किया, पूरे दिल्ली को जो है अपना साम्राज्य बना लिया था। किसने बना लिया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, है ना। अब कह रहा है आगे कि हुआ यूं कि जब गौरी ने भारत पर आक्रमण किया, क्या कह रहा है, हुआ यूं कि जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी उसके साथ भारत आया। ठीक है, और उसके सारे युद्ध में भाग लिया और उसे हर तरह का सहायता प्रदान किया। मिस कह सकते हैं कि जब मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसी के साथ में आया था, और जब उसके साथ में आया तो उसको हर तरह से सहायता प्रदान किया, है ना। और जब सहायता प्रदान किया तो हुआ क्या कि अतः तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने अपने जीते हुए प्रदेशों के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या किया, अपना प्रतिनिधित्व चुना। ठीक है, और जब हर तरीके से उसको साथ दिया तो मोहम्मद गौरी ने क्या कर दिया, अपने जीते हुए प्रदेशों के लिए जो है ना कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना प्रतिनिधित्व चुन दिया कि आप क्या कर सकते हैं, यहां का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग समझ गए कि यह जो है एक योग्य शासक के रूप में उभर के सामने आया। अब देखिए, इनका जो दूसरा उपलब्धि है प्रशासनिक उपलब्धियां। क्या है? प्रशासनिक उपलब्धियां। कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक एक कुशल प्रशासक था। क्या कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक एक कुशल प्रशासक था। उन्होंने अपने शासनकाल में दिल्ली को अपने साम्राज्य का मुख्य केंद्र बनाया। उसने क्या किया, अपने शासनकाल में जो है ना दिल्ली को अपने साम्राज्य का मुख्य केंद्र बनाया। इन्होंने पूरे भारत में अपना अधिकार स्थापित करने के लिए ऐबक ने प्रमुख तुर्की सरकारों को अपने अधीन कर लिया। अब क्या हुआ कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, पूरे भारत पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए तुर्की सरदारों को जो है, जितने भी तुर्की सरदार थे उसको अपने अधीन में कर लिया। वो चाहता था कि पूरे भारत पे हम क्या करें, अधिकार करें, इसलिए सारे तुर्की सरदारों को जो है अपने अधीन कर लिया, अपने अधिकार में कर लिया। उसके साथ साथ बताया जाता है कि उन्होंने अपने साम्राज्य को
प्रांतों में बांट करके शासन चलाने की व्यवस्था शुरू की। उन्होंने क्या किया, अपने साम्राज्य को जो है ना प्रांतों में मीन्स अलग अलग भागों में बांट करके शासन चलाने की व्यवस्था शुरू की, ताकि शासन जो है वो बढ़िया से चल सके। उन्होंने स्थानीय हिंदू शासकों को परास्त कर दिल्ली सल्तनत का विकास किया। क्या कह रहा है कि उसने क्या किया, जो भी वहां के स्थानीय हिंदू शासक थे उसको परास्त करके मीन्स हरा करके क्या किया था, दिल्ली सल्तनत का विकास किया था और विस्तार किया था। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने समझ गए इनके प्रशासनिक उपलब्धियों के बारे में। अब हम लोग जानते हैं इनकी तीसरी उपलब्धियां जो है कला और स्थापत्य में योगदान। मिस कह सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने कला और स्थापत्य में भी क्या किया था, अहम भूमिका निभाया था। कैसे, तो देखिए कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रसिद्ध इमारतों के लिए निर्माण में बढ़ावा दिया कि क्या करिए, इमारतें बनाइए। ठीक है, जो भी प्रसिद्ध इमारत है उसको बनवाइए। कहा जाता है कि उन्होंने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में क्या किया, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, जो आज विश्व धरोहर के रूप में है। मीन्स कह सकते हैं कि आज जो है विश्व में एक प्रसिद्ध इमारत के रूप में है। कहा जाता है कि हालांकि इसे उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने पूरा करा। मीन्स कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसको बनाने के लिए शुरू तो करवाया था, लेकिन पूरा करवा पाया नहीं था। जिसको किसने पूरा करवाया था, तो उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कहा जाता है कि उसके बाद उसने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। उसके बाद क्या करवाया, उसने जो है ना 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, कहां पे, अजमेर में। उसके साथ साथ लाहौर में भी एक प्रसिद्ध मस्जिद बनवाई थी। किसने, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब हम लोग इसके चौथे उपलब्धियों की तरफ देखते हैं। चौथा उपलब्धि इसका है यल्दूज का दमन एवं गजनी से संधि संबंध विच्छेद। अब क्या कह रहा है कि यल्दूज का दमन किया था, मीन्स उसको हराया था। तो क्यों हराया था, तो कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी के 3 सेनापतियों में से एक जो था यल्दूज था। कौन था, यल्दूज। अब इसने क्या किया, यल्दूज ने गजनी को अपने कब्जे में करने में सफल रहा। यल्दूज क्या किया, गजनी को अपने कब्जे में करने में सफल रहा। ठीक है, यल्दूज ने गजनी को जो अपने कब्जे में कर लिया, है ना। जो कुतुबुद्दीन ऐबक को भी अपना गुलाम मानता था। मीन्स कह सकते हैं कि यल्दूज जो है ना कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या मानता था, अपना गुलाम मानता था। अब क्या हुआ, यल्दूज ने 1208 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण करके उसको अपने अधीन कर लिया। पहले तो गजनी को अपने अधीन किया, उसके बाद मुल्तान को भी जो है ना अपने अधीन कर लिया। कौन कर लिया, यल्दूज, है ना। अब क्या हुआ कि इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने गजनी के निवासियों के असंतोष का लाभ उठा करके यल्दूज से गजनी को वापस छीन लिया। अब क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गजनी के निवासियों के मन में जो असंतोष था, ठीक है, उसका फायदा उठा करके यल्दूज से जो है ना गजनी को छीन लिया। किसने छीन लिया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहा जाता है कि हालांकि गजनी पर जो है ना ऐबक का मात्र 40 दिनों तक का कब्जा रहा था, परंतु ऐबक की गजनी अभियान का सबसे बड़ा लाभ यह मिला कि यल्दूज को यह समझ में आ गया कि वह कितना शक्तिशाली है और वह जो है अब कभी भी ऐबक से नहीं उलझेगा। मिस कह सकते हैं कि यहां पे जो है ना ये पता चला कि कुतुबुद्दीन ऐबक भी जो है वो क्या है, यल्दूज से शक्तिशाली है। क्योंकि यल्दूज को ऐसा लगता था कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मेरा गुलाम था, लेकिन ऐसा नहीं था, है ना। अब देखिए इनका 5वां जो उपलब्धियां है वो है धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान। क्या है, धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान। मीन्स कह सकते हैं कि इन्होंने धर्म और संस्कृति में भी कई योगदान दिए थे। कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक एक धर्मनिष्ठ मुस्लिम शासक था। क्या कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था एक धर्मनिष्ठ मुस्लिम शासक था, जो अपने शासन काल में धार्मिक सहिष्णुता बरबरते थे, मीन्स लागू करते थे। उन्होंने अपनी उदारता और परोपकार के कारण लाख बख्श की उपाधि पाई। ठीक है, मीन्स उनके उदारता और परोपकारी के कारण जो है ना उनको क्या उपाधि दिया गया, तो लाख बख्श की उपाधि दिया गया, जिसका अर्थ होता है लाखों का दाता। मीन्स इसको क्या कहा गया, लाखों का दाता कहा गया। कह रहा उन्होंने जो है ना गरीबों, विद्वानों और धार्मिक संस्थाओं को खुल करके दान दिया। किन्होंने,
तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गरीबों को, विद्वानों को और धार्मिक संस्थाओं को जो है ना खुल करके दान दिया था, जितना मन करे उतना दान दे दिया था। तो यहां तक हम लोगों ने समझ गया कि यह एक धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान वाला भी व्यक्ति था। अब बातें यहां पे आती है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु की, कि आखिर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हो जाती है। तो कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है 1210 ईस्वी में लाहौर में हुई थी। इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1210 ईस्वी में लाहौर में हुई थी। और कब, कैसे हुई थी? तो घुड़सवारी के दौरान वह घोड़े से गिर गए थे, और जब घोड़े से गिर गए तो गंभीर चोटों के कारण जो है ना उनकी मृत्यु हो गई थी। ये चीज याद हो गया आपको, समझ गए होंगे आप पूरी तरीके से, है ना। अब लास्ट में जो दोस्तों आपको क्या करना, निष्कर्ष लिखना अति आवश्यक है। और मैं इसके पहले बता देना चाहता हूं कि अगर आप मेजर 3 हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो तो इसकी पूरी तैयारी दोस्तों मेरे ही चैनल पे आपको करवाया जाएगा। जैसा कि मेजर 2 का कंप्लीट सिलेबस का वीडियो बना दिया गया है ट्रिक के साथ में। अगर आप लोग उसको नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हो, या तो फिर आप सर्च करिएगा आरके सेंटर, है ना, आप प्लेलिस्ट पे आ जाइएगा, मेजर 2 हिस्ट्री का प्लेलिस्ट और मेजर 3 हिस्ट्री का प्लेलिस्ट आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अब देखिए कह रहा है निष्कर्ष। निष्कर्ष में लिखना क्या है, तो जो जो चीज आप ऊपर में पढ़े हैं उसके बारे में वही चीज आपको निष्कर्ष में छाप देना है। ठीक है। क्या कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी और गुलाम वंश के प्रथम शासक के रूप में इस्लामी शासन की शुरुआत किया। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि इन्होंने क्या किया था, दिल्ली सल्तनत का नींव रखा था, में स्थापना किया था, और गुलाम वंश के प्रथम शासक के रूप में ये भारत में इस्लामी शासन की शुरुआत किए थे। कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनकी उपलब्धियां जो है क्या क्या थी। तो देखिए पहला उपलब्धि इन्होंने धारण किया था सत्ता की स्थापना और विस्तार। इन्होंने सत्ता प्राप्त किया और उसका विस्तार किया। दूसरा, इन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था की मजबूती दिया, मतलब प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत किया। तीसरा, विजय अभियानों की सफलता। ठीक है, इन्होंने कई विजय अभियान किया जिसमें से वो सफलता प्राप्त किए। चौथा, कला और स्थापत्य की कला में योगदान। इन्होंने कला और स्थापत्य की कला में भी क्या किया, काफी योगदान दिया। कह रहा हालांकि उनका शासनकाल कम समय का था, लेकिन उन्होंने भारत के इतिहास में एक नई राजनीतिक और सांस्कृतिक परंपरा स्थापित किया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो उम्मीद करते दोस्तों कि यह प्रश्न जो है बड़ा ही आसान शब्दों में आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज के क्लासेस में हम लोग हिस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से है। तो आज का प्रश्न हमारा होने वाला है इल्तुतमिश की उपलब्धियों का वर्णन करें। प्रश्न क्या है कि इल्तुतमिश की उपलब्धियों का वर्णन करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे ये जानेंगे कि आखिर इल्तुतमिश कौन था, क्योंकि मान लीजिए अगर हम लोग को इल्तुतमिश की उपलब्धियों के बारे में जानना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या समझना पड़ेगा कि आखिर इल्तुतमिश कौन था। क्योंकि अगर हम लोग इल्तुतमिश के बारे में जान जाते हैं ना तो इसकी उपलब्धियों के बारे में जानना आसान होगा। ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं इल्तुतमिश का, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इल्तुतमिश का पूरा जो नाम था वो क्या था, शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। आपको याद रखना है इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या था, शमसुद्दीन इल्तुतमिश था, जो लगभग 26 वर्ष तक क्या किया था, शासन किया था। कितना? 26 वर्ष तक शासन किया था। कहा जाता है कि ये जो है ना शुरुआत में कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कौन? इल्तुतमिश जो है शुरुआत में कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, लेकिन मोहम्मद गौरी के कहने के बाद जो है ना इसको गुलामी के पद से हटा दिया जाता है। उसके बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, अपनी बेटी का विवाह जो है इल्तुतमिश के साथ करवा दिया था, है ना। और जब अपनी बेटी का विवाह इल्तुतमिश के साथ करवाया उसके बाद जो है कुछ राज्यों का संरक्षण या तो कुछ राज्यों का शासक जो है ना इल्तुतमिश को बनाया गया था, है ना। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर इल्तुतमिश कौन था, इसकी क्या क्या उपलब्धियां थी। तो फर्स्ट ऑल आप लिखेंगे हम लोग इसके परिचय को, क्या लिखेंगे, परिचय को, और लिखेंगे इस प्रकार से कि इल्तुतमिश का पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। मैंने आपको बताया अभी कि इसका पूरा नाम क्या था, शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। और यह जो था इल्बर जाति का एक तुर्क था। कौन? इल्तुतमिश जो था इल्बर जाति का एक तुर्क था, जिसके पिता एक कब्याली सरदार थे। कब्याली मतलब समझते हैं, एक कबीले के सरदार थे। कौन? इल्तुतमिश के पिता जो था ना एक कबीला का सरदार था। कहा जाता है कि इसका शासनकाल जो है ना 1210 ईस्वी से लेकर के 1236 ईस्वी तक माना जाता है। किसका शासनकाल? इल्तुतमिश का शासनकाल जो है 1210 ईस्वी से लेकर के 1236 ईस्वी तक, अर्थात 26 वर्षों तक जो है ना इसका शासनकाल माना जाता है। ये चीज आपको याद रखना है बस, ठीक है। परिचय में इतना आपको याद रखना है ना।
अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कहा जाता है कि इल्तुतमिश का राजनीतिक जीवन जो है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक के दास के रूप में, दास मतलब नौकर के रूप में प्रारंभ हुआ था। लेकिन मोहम्मद गौरी के कहने पर, किसके, मोहम्मद गौरी के कहने पर जो है ना, ऐबक ने क्या कर दिया, उसको दास्ता से मुक्त कर दिया, मींस नौकर के पद से जो है ना मुक्त कर दिया। ठीक है, फिर आगे चल करके ऐबक ने क्या कर दिया, अपनी बेटी का विवाह जो है इल्तुतमिश के साथ कर दिया। और जब अपनी बेटी का विवाह इल्तुतमिश के साथ किया, इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जब वह दिल्ली का शासक बना, ठीक है, तो इल्तुतमिश को जो है ना बदायूं का प्रशासक नियुक्त कर दिया। क्या कर दिया, बदायूं का प्रशासक उसको बना दिया कि आप क्या है, बदायूं का प्रशासक हैं, जो कि उस समय की अगर बात करें तो उस समय के लिए एक महत्वपूर्ण पद था। कहा जाता है कि उसके बाद जो है ना, इल्तुतमिश अपने योग्यता और प्रतिभा के बल पे, कौन, इल्तुतमिश जो है अपने योग्यता और प्रतिभा के बल पे जो है ना दिल्ली का सल्तनत बना था, मतलब दिल्ली सल्तनत का एक शासक बना था। कौन, इल्तुतमिश। ठीक है, तो यहां तक आपको याद होगा कि शुरुआत में जो है इल्तुतमिश कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का एक दास था, जिसके बाद मोहम्मद गौरी के कहने के बाद उन्हें नौकरी से हटाया गया, मींस नौकर के पद से हटा दिया गया। और बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी का विवाह जो उसके साथ करवाया, और बेटी का विवाह करवाने के बाद जो है उसको बदायूं का प्रशासक नियुक्त करा दिया। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, जिसके बाद इल्तुतमिश अपने योग्यता और प्रतिभा के बल पे जो है ना क्या बना, दिल्ली सल्तनत का शासक बन गया था। अब हम लोग जानते हैं इसके पॉइंट्स को। देखिए, लिखा हुआ है कि जिस समय इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा, उस समय दिल्ली सल्तनत की दशा जो थी अत्यंत शोचनीय थी, मीन्स अत्यंत खराब था। कब, जब इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था ना, उस समय वहां का कंडीशन जो था बहुत ज्यादा खराब था। कह रहा दिल्ली सल्तनत की गद्दी प्राप्त करने के लिए उसे कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र आराम शाह और उसके समर्थकों से युद्ध भी लड़ना पड़ा था। क्या कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत की गद्दी प्राप्त करने के लिए जो है ना कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है कई लोगों से युद्ध करना पड़ा था, जिसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र आराम शाह भी था, है ना, और उसके कई समर्थक से भी युद्ध करना पड़ा था। किनको, इल्तुतमिश को। लेकिन अंततः वो क्या हुआ था, विजय हुआ था। कौन विजय हुआ था, इल्तुतमिश जो है वो विजय हुआ था। इस प्रकार से आपको परिचय में यहां तक लिख देना है। अब यहां पे बातें, यहां क्वेश्चन आया था कि बताइए कि इल्तुतमिश के क्या कार्य हैं और क्या क्या उपलब्धियां हैं, है ना। तो कहा जाता है कि अपने 26 वर्षीय कार्यकाल के दौरान, मतलब 26 वर्ष का कार्यकाल रहा था किसका, इल्तुतमिश का। तो वही कह रहा है कि अपने 26 वर्षीय कार्यकाल के दौरान इल्तुतमिश ने कई उपलब्धियां हासिल किया, जिसका वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया गया है। तो उनका पहला जो उपलब्धि है वो क्या है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना को सुदृढ़ करना। मींस क्या कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर जब ये बैठा तो सबसे पहला इसका जो कार्य था वो क्या था, दिल्ली सल्तनत को मजबूत करना। तो वही कहा गया कि इल्तुतमिश ने सबसे पहले अपने शासन को शक्तिशाली और मजबूत किया। किसने, इल्तुतमिश ने सबसे पहले अपने शासन व्यवस्था को शक्तिशाली बनाया और मजबूत किया, जिसके बाद उसने क्या किया, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। किसने, इल्तुतमिश ने क्या किया, दिल्ली को जो है अपनी राजधानी बनाया और इसे प्रशासन का केंद्र बनाया कि यहां से जो है ना प्रशासन का, मतलब यहां से प्रशासन चलाया जाएगा। किसने कहा, इल्तुतमिश ने। अब आगे कहा जाता है कि इल्तुतमिश की पहली सफलता उसके राज्य का विरोध करने वाले तुर्की अमीरों को अमुना नदी के मैदान में पराजित करना था। मींस कह रहा है कि इल्तुतमिश का पहला जो सफलता था, विजय जो था वो क्या था, तो उसके राज्य का जो विरोध करने वाले तुर्की अमीर थे, है ना, उसको क्या करना, पराजित करना। ठीक है, उसको हराया था। किसने, इल्तुतमिश ने। कह रहा उसने तुर्की सरदारों और विद्रोहियों को हरा करके गुलाम वंश का नींव मजबूत किया था। किसने, तो इल्तुतमिश ने तुर्की सरदारों और विद्रोहियों को हरा करके गुलाम वंश का क्या किया था, नींव मजबूत किया था, मतलब इसका जड़ मजबूत किया था। ठीक है, तो यहां पे हम लोग समझ गए इसकी पहली उपलब्धियों के बारे में, या तो पहला विजय के बारे में जो था दिल्ली सल्तनत की स्थापना को सुदृढ़ करना, है ना। अब देखिए इनका दूसरा जो उपलब्धि है वो है मंगोल आक्रमण से सल्तनत की रक्षा करना। क्या था, मंगोल आक्रमण से सल्तनत की रक्षा करना। कहा जाता है कि इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान, इसके शासनकाल कब से कब तक रहा था, तो 1221 से 1224। ठीक है, शासनकाल नहीं, मतलब इसके शासन में। ठीक है, 1221 से 1224 के बीच में क्या हुआ था, उत्तरी पश्चिमी सीमा पर जो है ना अचानक से एक भयंकर संकट आ चुका था। अब वो भयंकर संकट क्या था, तो महान मंगोल नेता चंगेज खान जो है ना
राजकुमार जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए जो है सिंधु घाटी तक आ पहुंचा था। ठीक है, और वो जल्द ही कहां पहुंचने वाला था, दिल्ली सल्तनत पहुंचने वाला था। उसने क्या किया, उसने जो है ना मंगबरनी के साम्राज्य पर काफी नुकसान पहुंचाया, उसके साथ साथ उसको अपने कब्जे में भी ले लिया। तब जाकर के मंगबरनी ने क्या किया, इल्तुतमिश से शरण मांगा कि मेरा जान को बचा लो। किसने कहा, मंगबरनी ने यह कहा कि मेरी जान को बचा लो, मेरा जान कोई बचा सकता है तो कौन बचा सकता है, इल्तुतमिश ही बचा सकता है। अब क्या हुआ, इल्तुतमिश को भी डर था। क्यों, क्योंकि पहली बार उन्होंने दिल्ली के सल्तनत पर बैठा था और ज्यादा समय हुआ भी नहीं था, है ना। तो कह रहा है कि इल्तुतमिश ने क्या किया, वहां पे अपने चतुर कूटनीति का सहारा लिया। ठीक है, और मंगोल से सीधा संघर्ष करने से बचते हुए अपनी सल्तनत को सुरक्षित रखा। मिस कह रहा ना कि इल्तुतमिश ने एक ऐसा चाल चला जिसके माध्यम से वो मंगोलों से बिना युद्ध लड़े हुए भी जीत गया और अपने सल्तनत को क्या रखा, सुरक्षित रखा। कह रहा है कि उसने अपने विवेकपूर्ण फैसलों से मंगोल आक्रमण को भारत की सीमाओं पर रोकने में सफलता पाई। ठीक है, अपने विवेकपूर्ण जो उनका जो फैसला था उससे क्या हुआ, मंगोल आक्रमण को उसने रोक दिया था। किसने रोक दिया था, इल्तुतमिश ने। ये जो है उनके दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धियां थी। अब इनकी तीसरी उपलब्धियों की बात करते हैं तो तीसरा उपलब्धि इनका है अपने राज्य का विस्तार करना। क्या है, अपने राज्य का विस्तार करना। कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने अपने शासन काल में सल्तनत की सीमाओं को विस्तार किया। मतलब क्या कह रहा है कि इल्तुतमिश ने क्या किया, अपने शासन काल में सल्तनत में दिल्ली सल्तनत की जो सीमा थी उसका क्या किया, विस्तार किया, बढ़ाया उसको। उसने बंगाल और बिहार के विद्रोहों को दबाया और इन क्षेत्रों को फिर से सल्तनत के अधीन किया। उसने क्या किया, बंगाल और बिहार में जो विद्रोह हो रहा था उसको दबा दिया। ठीक है, और इन क्षेत्रों को जो ना फिर से दिल्ली सल्तनत के अधीन में कर लिया। किसने कर लिया, इल्तुतमिश ने कर लिया। आगे कहा जाता है कि उन्होंने राजपुताना जैसे कि हो गया ग्वालियर, रणथंभौर और अजमेर, ठीक है, इन जैसे राज्यों को जो ना, इन जैसे क्षेत्रों को जो है ना अपने साम्राज्य में मिलाया था। किसने मिलाया था, इल्तुतमिश ने। कह रहा है उसने जो है मालवा और गुजरात पर अधिकार किया और उसे जो है सल्तनत में जोड़ दिया। कहां कहां जोड़ा, तो मालवा को और गुजरात को जो है ना अपने अधिकार में कर लिया, इसको फिर से जो है सल्तनत के अधीन कर लिया, सल्तनत के कब्जे में कर लिया। आगे कहा गया है कि अपने सैन्य अभियानों के कारण उसने सल्तनत के लिए एक व्यापक और संगठित साम्राज्य स्थापित किया। क्या कह रहा है कि अपने सैन्य अभियानों के लिए, सेना के अभियानों के लिए, मतलब युद्ध वगैरह लड़ने के लिए जो है ना, उसने क्या किया, सल्तनत के लिए एक व्यापक और संगठित साम्राज्य का स्थापना किया था। किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। हम इस कह सकते हैं कि इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को एक संगठित और मजबूत बनाया था। अब हम लोग जानेंगे इसके चौथे उपलब्धियां, जो है सिक्का प्रणाली का सुधार। क्या है, सिक्का प्रणाली का सुधार। कहा जाता है कि इल्तुतमिश को भारत में आधुनिक मुद्रा प्रणाली का जनक माना जाता है। इल्तुतमिश को क्या माना जाता है, भारत में आधुनिक मुद्रा प्रणाली का जनक मींस पिता माना जाता है। उसने सिल्वर टंका और कॉपर जीतल नामक सिक्कों का प्रचलन में लाया था। उसने क्या किया था, सिल्वर के टंका और कॉपर का जीतल नामक सिक्कों का प्रचलन चालू किया था। कह रहा है कि उसकी मुद्रा प्रणाली बाद में सल्तनत और मुगल शासन में भी इस्तेमाल किया गया। उसका जो मुद्रा प्रणाली था उसको सल्तनत काल में और मुगल शासन में भी इस्तेमाल किया गया था। किसकी, तो इल्तुतमिश की सिक्का प्रणाली को। आगे कह रहा है कि इससे व्यापार और अर्थव्यवस्था को स्थायित्व मिला। इससे क्या हुआ, व्यापार और अर्थव्यवस्था को अस्तित्व मिला। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे इसके पांचवें उपलब्धियों के बारे में, जो है स्थापत्य कला और कुतुब मीनार का निर्माण। हम लोगों ने पढ़ा था कि जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का निर्माण करवा रहे थे तो कुतुब मीनार का निर्माण नहीं हुआ था, उसके पहले उनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। तो वही कह रहा है कि इल्तुतमिश ने स्थापत्य कला को बढ़ावा दिया तथा उसने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया कुतुब मीनार का निर्माण को जो ना उसने पूरा करवाया। में शुरू किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था कुतुब मीनार का निर्माण करवाना, लेकिन इसको पूरा किसने किया, इल्तुतमिश ने पूरा किया था। तथा उसने क्या किया, अपने पुत्र नसीरुद्दीन की याद में जो है ना एक भव्य मकबरा भी बनवाया था। किसने बनवाया था, इल्तुतमिश ने। आगे कह रहा है कि उसकी इमारतें जो है ना दिल्ली सल्तनत की सांस्कृतिक उपलब्धियों
का प्रतीक है। मीन्स आज भी जो है उसको सांस्कृतिक उपलब्धियों में जोड़ा जाता है। किसको? उसकी इमारतों को। ठीक है। अब देखिए इनका जो छठा उपलब्धि है वह है धार्मिक सहिष्णुता और शिक्षा का प्रोत्साहन। क्या है? धार्मिक सहिष्णुता में धार्मिक व्यक्ति थे और उन्हें शिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया। कैसे? तो कह रहा है इल्तुतमिश ने धार्मिक विद्वानों, कवियों और कलाकारों का संरक्षण दिया। उसने मस्जिदों, मदरसों और सार्वजनिक भवनों का निर्माण करवाया। किसने? तो इल्तुतमिश ने क्या करवाया? मस्जिदों का निर्माण करवाया, मदरसों का निर्माण करवाया और सार्वजनिक भवनों का जो है ना निर्माण करवाया था। कह रहा है कि उसने धार्मिक सहिष्णुता का पालन किया और अपनी प्रजा का कल्याण पर ध्यान दिया। उसने जो है धार्मिक सहिष्णुता का पालन किया था और अपनी प्रजा का कल्याण, मीन्स हमेशा प्रजा के भले के बारे में वो सोचता था। कौन? इल्तुतमिश। ठीक है। अब बातें यहां पे आती है निष्कर्ष का। किसका? निष्कर्ष का। क्योंकि जब हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है ना, तो क्वेश्चन खत्म होने के बाद निष्कर्ष लिखना अति आवश्यक होता है। और निष्कर्ष में लिखना क्या है? तो जो जो आपको ऊपर में समझ में आया वही बातों को आपको नीचे में लिख देना है। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने मेजर टू हिस्ट्री की पूरी तैयारी करवाई है। उसके साथ साथ कंप्लीट सिलेबस का एक ट्रिक वाला वीडियो मैंने बनाया है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, वहां से जाकर के आप लोग उसको देख सकते हो, या तो फिर सर्च करिएगा आरके सेंटर। ठीक है। और आरके सेंटर सर्च करने के बाद आपको चले जाना प्लेलिस्ट पे। प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको मेजर टू हिस्ट्री। वहां पे क्लिक करने के बाद जो भी वीवीआई क्वेश्चन है, सारे के वीवीआई क्वेश्चन जो है वहां पे बताए गए हैं, है ना। अब देखिए यहां पे कह रहा है कि निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या है भाई? तो निष्कर्ष में इस प्रकार से लिखना है कि इल्तुतमिश की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उसने क्या किया? दिल्ली सल्तनत को एक संगठित, सशक्त और स्थिर साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। हम कह सकते हैं कि इल्तुतमिश का सबसे बड़ा जो उपलब्धि था वो ये था कि उसने क्या किया? दिल्ली साम्राज्य को जो है एक संगठित और सशक्त, मीन्स मजबूत साम्राज्य के रूप में स्थापित किया था। कह रहा है कि उसके सुधारों ने दिल्ली सल्तनत को भविष्य के शासकों के लिए मजबूत नींव प्रदान किया था। मीन्स कह रहा है कि उसने जो सुधार किया था और इतना मजबूती प्रदान किया था कि दिल्ली सल्तनत के जो आने वाले शासक होंगे उसके लिए जो है ना इसने क्या कर दिया? दिल्ली सल्तनत को मजबूत नींव प्रदान कर दिया। आगे है कि उसे भारतीय इतिहास में एक महान शासक और कुशल प्रशासक के रूप में याद किया जाता है। किसको? तो इल्तुतमिश को जो है ना भारतीय इतिहास में एक महान शासक और कुशल प्रशासक के रूप में याद किया जाता है, तथा उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। किसे? इल्तुतमिश को। तो उम्मीद करते दोस्तों कि यह प्रश्न जो है आपको समझ में आया होगा। आज के वीडियो में आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जाएगा जो आपके एग्जामिनेशन के लिए वीवीआई होने वाला है। तो आज का प्रश्न हमारा इस प्रकार से है कि बलबन के राजत्व सिद्धांत का वर्णन करें। क्वेश्चन क्या है? बलबन के राजत्व सिद्धांत का वर्णन करें। अब देखिए जब हम लोग क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो क्वेश्चन देखने के बाद हमारे माइंड में ये सवाल आता है कि बलबन के बारे में तो ठीक है हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन आखिर राजत्व सिद्धांत का मतलब क्या होता है? ये वर्ड तो हम लोगों ने देखा ही नहीं है। राजत्व सिद्धांत का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो राजत्व सिद्धांत का मतलब होता है राजा का सिद्धांत। क्या होता है? राजा का सिद्धांत। कहने का अर्थ यह है कि बलबन जब वहां का शासक बना था तो अपने राज्य के व्यवस्थाओं को सुधार करने हेतु और व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने हेतु जिन नीतियों का वो प्रयोग किया था वही नीति को हम लोग क्या कहते हैं? और राजत्व सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? राजत्व सिद्धांत कहते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है भूमिका। क्या लिखना है? भूमिका। और भूमिका में लिखना इस प्रकार से है कि बलबन ने अपने राज्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन नीतियों को अपनाया था या तो जिन नीतियों को पालन किया था वही नीतियों को जो है बलबन के राजत्व सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। मीन्स कह सकते हैं कि बलबन ने अपने राज्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो नीति अपनाया था वही नीति को हम लोग राजत्व सिद्धांत के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि बलबन दिल्ली सल्तनत का एक मात्र ऐसा शासक था जिन्होंने राजत्व सिद्धांत को स्थापित किया। क्या कहा गया? कि बलबन जो है दिल्ली सल्तनत का एक मात्र ऐसा शासक था जिन्होंने क्या किया था? राजत्व सिद्धांत को स्थापित किया था। किसको? राजत्व सिद्धांत को स्थापित किया था। कहा जाता है कि इनका शासन काल जो है 1266 से लेकर के 1287 ईस्वी तक माना जाता है।
इनका शासनकाल कब से कब तक है? 1266 से लेकर के 1287 तक इसका शासनकाल माना जाता है। और ऐसा भी कहा गया था कि यह जो है इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन जो है इल्तुतमिश का क्या था? गुलाम था। इन्होंने अपने साम्राज्य की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था। किसने? बलबन ने अपने साम्राज्य की प्रतिष्ठा को, ठीक है, अपने साम्राज्य की मजबूती को बनाए रखने के लिए लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था। कैसे? लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था। ठीक है, अब देखिए बातें यहां पे आती है कि बलबन के राजत्व सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं क्या, कि बलबन ने जो राजत्व सिद्धांत अपनाया था उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, या तो कह सकते हैं बलबन के राजत्व सिद्धांत क्या क्या थे। ठीक है, तो देखिए बलबन ने जो पहला सिद्धांत अपनाया था वो है लौह एवं रक्त की नीति। क्या था? लौह एवं रक्त की नीति। कहा जाता है कि बलबन ने राजत्व सिद्धांत को बनाए रखने के लिए लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था। अपने राजत्व सिद्धांत को बनाए रखने के लिए क्या किया था? लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था। उनका मानना था कि इन्हें जो है मिस बलबन को जो है पृथ्वी पर जो है भगवान के द्वारा भेजा गया, देवी देवताओं के द्वारा भेजा गया। किसके लिए? किस चीज के लिए? तो जनता के रक्षा करने के लिए। किसके लिए? जनता के रक्षा करने के लिए। कौन मानता था ये? बलबन मानता था कि मुझे जो है भगवानों के द्वारा धरती पर भेजा गया है जनता की रक्षा करने के लिए। ठीक है, यह देवीय सिद्धांतों पर विश्वास रखते थे। कौन? बलबन जो है देवी के सिद्धांतों पर विश्वास, देवी देवताओं के सिद्धांतों पर विश्वास रखते थे। कौन? बलबन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में कहा गया दूसरा कि स्वयं को सर्वोच्च मान्य। ठीक है, ये बलबन जो है अपने आप को सर्वोच्च मानता था, सबसे अधिक सर्वोच्च, सबसे अधिक ऊंचा मानता था। कौन? बलबन। कहा गया कि इन्होंने अपना दर्जा जो है पैगंबर के सम्मान के बताया। ठीक है, मीन्स पैगंबर के सम्मान मीन्स कह सकते हैं कि देवी देवताओं के सम्मान जो है अपना योग्यता को दर्शाया, अपने आप को ये दर्शाया था। ठीक है, कहा गया कि इनका मानना था कि सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा ईश्वर से मिलती है। और ये कहता था कि सुल्तान जो कार्य करता है, मीन्स सम्राट जो कार्य करता है, इसकी प्रेरणा उसको कहाँ से मिलती है? ईश्वर से मिलती है। कहाँ से? ईश्वर से मिलती है। और आगे कहा गया कि बलबन ने यह भी कहा है कि सुल्तान का आदेश ना मानना अल्लाह का आदेश ना मानना होता है। मीन्स इन्होंने कहा था कि अगर आप सुल्तान के आदेश नहीं मानते हैं तो आप सोचिए कि आप अल्लाह के आदेश को नहीं माने, मीन्स भगवान के आदेश को आप नहीं माने। ठीक है, ये किसने कहा? बलबन ने कहा था अपने सिद्धांत में। फिर देखिए इसमें यह भी कहा गया है कि यह जो है इल्तुतमिश का गुलाम था, है ना। इतिहासकारों द्वारा यह बताया गया है कि बलबन जो है एक गुलाम था, अर्थात बलबन इल्तुतमिश का एक गुलाम था, है ना। इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया चालीसा दल में, जब इल्तुतमिश ने चालीसा दल बनाया था उस समय बलबन उसमें सबसे योग्य व्यक्ति था। किसमें? इल्तुतमिश के चालीसा दल में, जो आगे चल करके 1226 में जो है बलबन जो है दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। कौन? बलबन जो है 1266 ईस्वी में जो है दिल्ली के सल्तनत पर बैठा था। ठीक है, अब यहां तक हम लोगों ने जान लिया कि आखिर इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, मीन्स बलबन के राजत्व सिद्धांत की क्या क्या विशेषताएं थी। अब बातें यहां पे आती है कि बलबन के राजस्व सिद्धांत की नीतियां, बलबन के राजस्व सिद्धांत की नीतियां कि आखिर इन्होंने क्या क्या नीति इसके तहत अपनाया था। तो कहा गया है कि अपने राजत्व सिद्धांत को सफल बनाने के लिए बलबन अपने निजी एवं सार्वजनिक जीवन में निम्नलिखित नीतियों को अपनाया, जिसका वर्णन नीचे दिया गया है। ठीक है, पहला है कठोर नीतियों का पालन। इसने जो है अपने राजस्व को सफल बनाने के लिए, अपने राजस्व सिद्धांत को सफल बनाने के लिए सबसे पहला जो नीति अपनाया था वो कौन सा था? कठोर नीति का पालन करना। कहा गया है कि बलबन ने अपने राजत्व सिद्धांत को सफल बनाने के लिए अपने राज्यों में कठोर नीतियों का पालन करवाया। उसने अपने राज्यों में अनुशासन बनाए रखने की शर्तें रखी। उसने ये शर्त रखा कि हमारे राज्य में जो है अनुशासन बरती जाएगी, जैसे कि अधिकारियों के लिए ड्रेस, ठीक है, बातें करने का तरीका, ये सब चीजों को सुधार करने के लिए कहा गया था। किसमें? बलबन ने अपने राज्य में। और ये भी था कि बलबन जो है ना ज्यादा किसी से बातचीत भी नहीं करता था। ठीक है, वो अपने आप को कठोर दिखाता था कि मैं क्या हूं? कठोर हूं और मैं कठोर दंड दूंगा। आगे कहा गया है कि उनके साम्राज्य में जो उनके नीतियों का पालन नहीं करते थे उन्हें कठोर दंड दिया जाता था। और बलबन ने इसे सफल बनाने हेतु स्वयं अपने साम्राज्य में अनुशासन में रहता था। और कहा गया कि उनके साम्राज्य में जो उनकी नीतियों का पालन नहीं करता था उसको कठोर दंड दिया जाता था। उसके साथ साथ
बलबन जो है इसको सफल बनाने हेतु जो है ना अपने साम्राज्य में जो है खुद वो अनुशासन में रहता था, ठीक है, क्योंकि खुद अनुशासन में रहेंगे तभी तो जनता लोग अनुशासन में रहेगा, है ना, इसलिए वो खुद भी जो है अनुशासन में रहता था। आगे कहा गया कि उसने दरबारियों के लिए सिजदा, ठीक है, और पैबोस की नीतियां अपनाई। मीन्स कहने का अर्थ यह है कि अगर कोई दरबारी जो है अगर राजा के दरबार में आता है तो वो क्या करेंगे, भूमि पर लेट करके, जमीन पर लेट करके राजा को क्या करेंगे, प्रणाम करेंगे और उनके पैरों को जो है वो चूमेंगे, ठीक है। ऐसा नीति अपनाया था किसने, बलबन ने। तथा अपने सुरक्षा हेतु जो है अंगरक्षक भी बनाया था। राजा के अगल बगल क्या रहते थे, अंगरक्षक भी रहते थे, जो सिंहासन के दोनों तरफ तलवारें लेकर के खड़े रहते थे, ठीक है। तो ये पहला नीति हो गया उसका। दूसरा नीति है कि शक्तिशाली सेना, इन्होंने क्या किया था, शक्तिशाली सेना का गठन किया था। कहा जाता है कि बलबन ने अपने राजत्व सिद्धांत की सफलता हेतु एक शक्तिशाली सेना का गठन किया, क्योंकि बलबन को यह पता था कि साम्राज्य की सुरक्षा एवं विस्तार तभी हो सकती है जब उसके पास एक शक्तिशाली सेना होगा। मीन्स बलबन जानता था कि अगर मुझे अपने साम्राज्य की विस्तार करना है तो विकास करना है तो उसके लिए जो है मेरे पास क्या होना चाहिए, एक शक्तिशाली सेना होना चाहिए। इसलिए उन्होंने सैन्य व्यवस्था पर भी ध्यान दिया था। किसने, बलबन ने। कहा जाता है कि उन्होंने अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए उन लोगों को सेना से बाहर कर दिया जो लोग पहले से अपने पिता के स्थान पर रहते थे और जो लोग अयोग्य थे। मीन्स कहने का अर्थ यह है कि उसने जो है ना अपने सेना से उन लोगों को हटा दिया जो अपने पिताजी के स्थान पे आए थे और जो अयोग्य थे, जो कोई काम के नहीं थे, उसको जो अपने सेना से हटा दिया, ठीक है। और वो जो है ऐसे व्यक्तियों को अपने सेना में रखे जो योग्य थे, ठीक है। कहा जाता है कि और योग्य व्यक्ति को सेना में भर्ती कर लिया जाता था और सुल्तान जो है इन सैनिकों पर निगरानी रखता था। जो सैनिक इनके आज्ञा का पालन नहीं करते थे उनका कठोर दंड भी दिया जाता था। मीन्स अब जो सेना उन्होंने रखा वो योग्य रखा, ठीक है। फिर तीसरा नीति है सही न्याय एवं कठोर दंड। इन्होंने जो है ना एकदम सही न्याय का व्यवस्था किया और कठोर दंड, ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति को न्याय जो है वो सुचारू रूप से मिलेगा। कहने का अर्थ यह है कि बलबन ने अपने साम्राज्य में निष्पक्ष न्याय तथा कठोर दंड की नीति अपनाई। और बलबन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि न्याय के मामले में जो है ना ये अपने बेटा और भाई को भी माफ करता नहीं था। कौन, बलबन, ठीक है। आगे कहा गया कि इन्होंने निष्पक्ष न्याय एवं कठोर दंड की नीति को अपनाया था, जिसके कारण लोग अत्यधिक डरते थे। किससे, बलबन से जो है ना लोग बहुत ज्यादा डरते थे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन्होंने जो है ना कठोर एवं निष्पक्ष न्याय का व्यवस्था किया था। आगे चौथा जो है वो गुप्तचर व्यवस्था। क्या है, गुप्तचर व्यवस्था। कहा जाता है कि बलबन ने अपने आप को दूसरे राज्यों के षड्यंत्र से बचने के लिए जो है गुप्तचर व्यवस्था का भी व्यवस्था किया था। कहा जाता है कि बलबन ने अपने साम्राज्य में गुप्तचर भी रखे थे ताकि इनके विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं रच पाए, है ना। और गुप्तचर विभाग में इनका सबसे विश्वसनीय व्यक्ति होता था, जो सबसे ज्यादा इस पे विश्वास करते थे। राजा जिस पे सबसे ज्यादा विश्वास करते थे उसी को वो गुप्तचर चुनते थे, जो क्या करता था, किसी भी प्रकार की जानकारी जो है जो सुल्तान के विरुद्ध होता था वह जानकारी जो है किसको देता था, सुल्तान को देता था। कौन, गुप्तचर देता था, ठीक है। अब देखिए यहां तक हम लोगों ने इसकी नीतियों को भी समझ लिया कि आखिर बलबन के क्या क्या नीतियां भी थी, ठीक है। अब बातें आती हैं उसके निष्कर्ष का, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दोस्तों अगर आप लोग बीबीएमक्यू के स्टूडेंट हो, बीबीएमक्यू सेमेस्टर 4 का तैयारी आप लोग कर रहे हो, ठीक है, तो मेजर 6 हिस्ट्री, मेजर 7 हिस्ट्री, ठीक है, इसका फुल्ली तैयारी आपको करवा दिया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। वहां से जाकर के आप लोग सारे क्वेश्चन को देख सकते हो। उसके साथ साथ मुझे अपने सब्जेक्ट का कमेंट अवश्य करें ताकि मैं उसके आगे का तैयारी करवा सकूं और आपको एएससी पेपर और बीएससी पेपर का फुल्ली तैयारी आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए बातें यहाँ पे आती है इसके निष्कर्ष का। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि बलबन के राजत्व के सिद्धांत और लौह एवं रक्त की नीति ने उन्हें अच्छा लाभ दिया। मीन्स बलबन का राजत्व सिद्धांत जो था और उन्होंने जो लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी उससे इनको कई फायदे हुए। इनको, बलबन को। इस नीति से उन्होंने सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाई। इस नीति से जो है उन्होंने क्या किया, सुल्तान का जो सम्मान है उसको बढ़ाया था। किसने, बलबन ने। और उसने अपने विरोधियों की शक्तियों को कुचल दिया। उसने क्या किया, अपने विरोधियों की शक्तियों को जो है कुचल दिया था और उसने शांति व्यवस्था स्थापित किया। इससे जो है उसने क्या किया, अपने साम्राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित किया और उसने अपने देश को मंगोल के आक्रमण से भी बचाया था। तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा।
दोस्तों आज के क्लासेस में हम लोग हिस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं जो प्रत्येक वर्ष आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आज का प्रश्न हमारा है अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नीति एवं भूराजस्व नीति का वर्णन करें। प्रश्न यहाँ पे दो है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति और दूसरा है भूराजस्व नीति। मींस दोनों में से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आपको सेम प्रकार से आंसर लिखना है, क्योंकि मैंने दोनों का आंसर समाहित करके ये उत्तर को बनाया है ताकि आप लोग को ज्यादा प्रश्न पढ़ने की जरूरत ना पड़े। देखिए तो सबसे पहले यहां पे प्रश्न कहा क्या गया है, तो प्रश्न यहां पे कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति। अब बाजार नीति का मतलब क्या होता है, तो बाजार का मतलब तो हम लोग समझते हैं मार्केट, और नीति का मतलब क्या होता है, नियम। मींस वहां के बाजार पे जो नियम बनाया गया उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाजार नीति कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पे कहा गया है भूराजस्व। भू मतलब क्या होता है, भूमि, और राजस्व मतलब क्या होता है, कर। मींस कह सकते हैं कि वहां के भूमि पे कर लगाया गया है ना। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर अलाउद्दीन खिलजी की क्या क्या बाजार नीति थी और क्या क्या भू राजस्व नीति था। लेकिन उसके पहले हम लोग को यह समझना पड़ेगा कि आखिर अलाउद्दीन खिलजी कौन था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे परिचय। क्या लिखेंगे, परिचय, और परिचय में जानेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो लिखेंगे इस प्रकार से कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली सुल्तान था। क्या कहा गया कि अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो कहा जाता है कि यह जो है ना दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली सुल्तान था, जिसका असली नाम अली गुरसप्पा था। ठीक है, कोई पूछेगा अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम क्या था, तो इसका असली नाम था अली गुरसप। ठीक है, कहा जाता है कि उसने 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक शासन किया। कब से कब तक, तो 1296 ईस्वी से लेकर के 1316 ईस्वी तक जो है इन्होंने शासन किया था। और अपने शासन काल के दौरान जो है इन्होंने कई सुधार किए। तो सुधार क्या क्या था, जैसे बाजार नीति हो गया, भू राजस्व नीति हो गया। ठीक है, तो ये सब सुधार उन्होंने किया था। तो चलिए उसको हम लोग समझते हैं, है ना। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा पॉइंट आपको बना के लिखना है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख कार्य, कि आखिर अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से प्रमुख कार्य किए हैं। तो सबसे पहला जो कार्य है इनका वो है सिंहासन पर बैठना। क्या है, सिंहासन पर बैठना। अब सिंहासन पर बैठे कैसे, तो कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके जो है ना सत्ता हासिल किया था। मींस अलाउद्दीन खिलजी जो है सिंहासन पर बैठने के लिए अपने अंकल मींस अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को जो है ना मार दिया था और सत्ता पे हासिल किया था। अब हमारा दूसरा पॉइंट इस प्रकार से है कि सैन्य अभियान। कहा गया कि उसने मंगोल आक्रमणों को रोका। उसने क्या किया, मंगोल आक्रमणों को रोका था और दक्षिण भारत तक अपना साम्राज्य फैलाया था। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, दक्षिण भारत तक अपना साम्राज्य फैलाया था। कहा जाता है कि उसने रणथंभौर, चित्तौड़ और देवगिरी जैसे किलों पर कब्जा किया था। किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, ये इनके प्रमुख कार्य थे, किनके, अलाउद्दीन खिलजी के। अब देखिए इनका तीसरा जो प्रमुख कार्य था वो प्रशासनिक सुधार था। क्या था, प्रशासनिक सुधार। कहा जाता है कि उसने कर प्रणाली, कीमत नियंत्रण और बाजार सुधार लागू किया। किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। उसने गरीब और अमीर सभी के लिए समान कानून बनाए। उसके साथ साथ उसने क्या किया, गरीबों के लिए, चाहे वो अमीर हो, है ना, सबके लिए समान कानून बनाया था। कौन बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी। फिर चौथा उसका जो महत्वपूर्ण कार्य था वो था समाज सुधार। क्या था, समाज सुधार। कह रहा है कि उन्होंने समाज को सुधारने के लिए शराब और नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया कि शराब वगैरह वहां पे चलेगा नहीं, मैं शराब वगैरह का यूज करना नहीं है, कोई नशीला पदार्थ भी वहां पे यूज करना नहीं है। कह रहा है कि और विद्रोहों को दबाने के लिए कठोर कदम उठाया। किसने, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये जो 4 पॉइंट थे वो इसके क्या थे, प्रमुख कार्य थे। किसके, अलाउद्दीन खिलजी के। अब यहां पे हमारा क्वेश्चन था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नीति के बारे में बताइए। क्या बताइए, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नीति और भू राजस्व नीति। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे समझेंगे कि आखिर अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार नीति था उसका क्या उद्देश्य था। आखिर उन्होंने जो बाजार नीति लागू किया उसका उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य से उन्होंने बाजार नीति लागू किया। तो पहला जो उद्देश्य था वो था मूल्य नियंत्रण। क्या था, मूल्य नियंत्रण। मूल्य नियंत्रण मतलब क्या हुआ, क्या था कि वहां पे जो है ना हर चीजों का कीमत जो है वो बढ़ता चला जा रहा था। जब कीमत बढ़ रही थी तो लोगों को परेशानी हो रही थी। और लोगों को छोड़ दीजिए, राजा को ही मींस अलाउद्दीन खिलजी को सैनिकों को पैसा देने में प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, वही कहा गया कि खदान
कपड़े, घोड़ों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करना। उसका पहला उद्देश्य क्या था कि खाद्यान्न मीन्स खाने वाले सामानों, कपड़ों, घोड़ों और अन्य आवश्यक वस्तुएं जो हैं उसके कीमत को नियंत्रित करना, मीन्स बढ़ जो कीमत रहा था उसको कम करना। फिर इसका दूसरा उद्देश्य क्या था कि सैन्य विस्तार के लिए साधन जुटाना। क्या था? सैन्य को बढ़ाने में, सेना को बढ़ाने के लिए साधन को जुटाना। कह रहा है कि सेना के लिए खाद्य और अन्य सामग्री कम कीमत पर उपलब्ध कराना जो है ना, इसका उद्देश्य था। किसका? बाजार नीति का। जैसे मान लीजिए ये क्या कराना चाहता था कि अपने बाजार नीति के माध्यम से सामानों का मूल्य जो है वो कम कराना चाहता था, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खाद्यान्न जो है वो खरीद सके और कम कीमत पे खरीद सके, ताकि सेना भी मजबूत रहे, है ना, और किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। अब देखिए तीसरा इसका जो उद्देश्य था वो था सामाजिक और आर्थिक शोषण रोकना। समाज में गरीबों पे जो शोषण किया जा रहा था उसको रोकना। कह रहा है कि व्यापारी वर्ग और धनवान लोगों द्वारा जनता का शोषण रोकना। वो जानता था कि व्यापारी वर्ग जो है ना और धनवान लोग जो है ना वो क्या कर रहे हैं? जनता का शोषण कर रहे हैं, जनताओं से जो है ना अधिक मूल्य ले रहे थे। ठीक है, तो उनके शोषण को रोकना जो था इसका उद्देश्य था। इसका अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नीति का। फिर चौथा इसका जो उद्देश्य था वो था मुद्रास्फीति का नियंत्रण। मुद्रास्फीति मतलब समझते हैं? मुद्रा की कीमतों का बढ़ना, मीन्स कीमतों का बढ़ना को वो कम किया। कह रहा है कि बाजार में वस्तुओं की कीमतों को स्थिर बनाए रखना। ठीक है, इसका चौथा उद्देश्य क्या था कि बाजार में जो वस्तुएं हैं उसकी कीमत बढ़े ना। ठीक है, मीन्स जैसा कीमत था वही कीमत रहे, ये उसका उद्देश्य था बाजार नीति का, है ना। अब हम लोग समझेंगे इसको विस्तार से कि आखिर इसके बाजार नीति के बारे में क्या कहा गया। तो कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जनता को बाजार की बढ़ती मांगों से राहत पहुंचाने के लिए बाजार नीति को लागू किया था। क्या कहा गया कि अलाउद्दीन खिलजी ने जनता को जो है ना बाजार की बढ़ती मांगों से राहत पहुंचाने के लिए बाजार नीति लागू किया, ताकि कोई भी वस्तु जो है वो उचित मूल्य पर मिल सके। उन्होंने चाहा था कि जनताओं को जो है ना किसी प्रकार की तकलीफ ना हो और जनता जो है उचित कीमत पे जो है वस्तुओं को खरीद सके। कह रहा है कि सभी वस्तुओं की कीमत जो है ना सुल्तान द्वारा तय किया जाता था। मीन्स सरकार जो वहां पे होता था, जो राजा होता था, वही तय करता था सारी वस्तुओं का कीमत। कुछ इतिहासकारों का मानना है या तो कहना है कि यह व्यवस्था जो है ना केवल दिल्ली में लागू किया गया था। कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि यह जो व्यवस्था है केवल दिल्ली में लागू था, जबकि कुछ इतिहासकार ऐसे भी कहते हैं कि यह जो बाजार नीति है वो पूरे साम्राज्य में लागू हुआ था। कहां पे? पूरे साम्राज्य में लागू हुआ था। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नीति के प्रमुख बिंदु जो है उसका वर्णन जो है निम्नलिखित रूपों में किया गया। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर इसका प्रमुख बिंदु क्या क्या है। तो पहला इसका प्रमुख बिंदु था बाजारों का संगठन और नियंत्रण। ये अपने बाजार नीति के माध्यम से बाजारों का नियंत्रण करना चाहता था, बाजारों में नियंत्रण पाना चाहता था। कह रहा है कि खिलजी ने मीन्स अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य में 3 प्रकार के बाजार स्थापित किए। कितना? 3 प्रकार का बाजार स्थापित किया। पहला मुख्य बाजार, जिसको हम लोग गल्ला मंडी भी कहते थे। क्या कहते थे? गल्ला मंडी भी कहते थे। और कहा गया कि मुख्य बाजार में क्या क्या मिलता था? तो यहां पे जो है ना अनाज और खाद्यान्न की बिक्री होती थी। मुख्य बाजार में क्या क्या? सिर्फ अनाज और खाद्यान्न मीन्स खाने वाली चीजों का बिक्री होता था। फिर दूसरा जो बाजार था वो है, देखिए कहा गया दूसरा बाजार जहां पे कपड़े, मसाले, लकड़ी, लोहे और अन्य वस्तुएं बेची जाती थी। कह रहा है कि पहला बाजार में क्या बेचा जा रहा था? तो अनाज मीन्स खाने वाली चीजों। ठीक है, दूसरा बाजार में क्या बेचा जा रहा था? तो कपड़े बेचे जा रहे थे, मसाले बेचे जा रहे थे, लकड़ियां बेचे जा रहा था, लोहे और अन्य वस्तुएं बेची जा रही थी। लेकिन तीसरा बाजार में क्या था? तो तीसरा बाजार में जो ना घोड़े और जानवरों का बाजार था। तीसरा बाजार क्या था? घोड़ा और जानवरों का बाजार। कह रहा है कि सेनाओं के लिए घोड़ों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए जो है तीसरा बाजार स्थापित किया गया था। ये कब स्थापित किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ठीक है, तो पहला हम लोगों ने समझ गया कि इन्होंने क्या किया था? बाजारों का संगठन किया था और नियंत्रण किया था। अब दूसरा देखिए, इनका बाजार नीति का मतलब था मूल्य निर्धारण करना। क्या? मूल्य निर्धारण करना। इन्होंने अपने बाजार नीति के माध्यम से मूल्य निर्धारित किया। जैसे मान लीजिए कोई कलम है, कोई कलम का दाम उन्होंने निर्धारित कर दिया कि ये 5 ही रुपए का है, तो वो निर्धारित हो गया। तो वह क्या गया कि प्रत्येक वस्तु की कीमत को निश्चित किया गया।
वहां पे जो है प्रत्येक वस्तु की कीमत को क्या किया गया, निश्चित किया गया, तथा वस्तुओं की कीमतें सीधे सरकार के द्वारा तय किया जाता था। वहां पे जो वस्तु का कीमत लगाया जाता था वो कौन लगाता था, सरकार लगाता था। मीन्स वहां का सम्राट, शासक लगाता था। ठीक है, अगर सम्राट कह दिया कि ये 5 ही रुपए का है तो वो 5 ही रुपए का होगा। उससे अगर अधिक कीमत कोई वसूलेगा तो उसको दंड दिया जाएगा। वही यहां पे लिखा हुआ है कि व्यापारी जो है सरकार द्वारा तय कीमत से अधिक दर पर वस्तु नहीं बेच सकते थे, है ना। व्यापारियों को ऐसा बताया गया था कि अगर आप हमारे तय किए गए मूल्यों से अधिक मूल्य वसूलते हैं तो अधिक मूल्य लेते हैं तो आपको दंड दिया जाएगा। ठीक है, फिर देखिए इसका तीसरा जो उद्देश्य था वो क्या है, भंडारण और आपूर्ति। क्या है, भंडारण और आपूर्ति। मीन्स इन्होंने अपने बाजार नीति के माध्यम से कहा था कि अनाज और अन्य जरूरी वस्तुओं के भंडारण पर सख्त नियंत्रण लगाया गया। ठीक है, मीन्स अनाज और जो अन्य जरूरी वस्तुएं हैं उसको भंडारण नहीं करना, भंडार करके रखना नहीं है। ये किसने कहा, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा। कह रहा अधिक भंडारण करने और कृत्रिम संकट पैदा करने वाले कड़ी सजा का प्रावधान था। ठीक है, और ऐसा कहा कि जो अनाजों का क्या करेगा, भंडारण करेगा, उसको सजा मिलेगा। ये किसने कहा, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा। कह रहा है कि राज्य द्वारा अनाज और अन्य वस्तुओं का संग्रहण किया गया ताकि बाजार में कमी ना हो। ठीक है, अब देखिए यहां पे कहा गया कि कोई जनता जो है ना इसका संग्रह नहीं करेगी। कौन करेगा, राज्य करेगा, मीन्स सरकार करेगा। ठीक है, जनताओं को इकट्ठा करके नहीं रखना है, जनताओं को भंडारण नहीं करना है। भंडारण कौन करेगा, राज्य करेगा और सरकार करेगा, है ना। मीन्स यहां से पूरा पूरा फायदा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी को हो रहा था। अब देखिए इन्होंने इसके तहत न्यायिक और दंड प्रणाली भी लागू किया। बाजार नीति में न्यायिक और दंड प्रणाली भी लागू किया। दंड प्रणाली मतलब क्या, कहा गया कि यदि व्यापारी जो है तय मूल्य से अधिक दर पर वस्तु बेचता था तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। मैंने आपको बताया कि जो वहां का सम्राट मूल्य निर्धारित कर दिया कि ये 5 रुपए का है, और अगर व्यापारी जो है वो 5 रुपए छोड़ करके 6 रुपए उसका दाम ले रहा है तो उसको जो है ना कठोर दंड दिया जाएगा। मीन्स कह सकते हैं कि जो मूल्य तय कर दिया गया वही कीमत पे जो है उन लोगों को बेचना होता था। अगर उससे अधिक कीमत वो वसूलते थे तो उनको जो है ना कठोर दंड दिया जाता था। फिर कह रहा है कि बाजारों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए गुप्तचरों को तैनात किया गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि बाजार में जो है ना भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या किया गया, गुप्तचर में सीक्रेट एजेंट को रखा गया। ठीक है, ताकि आप पता करके बताएं कि आखिर कौन जो है ना अधिक कीमत पे बेच रहा है सामान, और जो अधिक कीमत पे बेचता था उसको दंड दिया जाता था। अब देखिए पांचवा जो इसके तहत लागू किया गया था वो है मापन और तोल का नियंत्रण। क्या है, मापन और तोल का नियंत्रण। कह रहा है कि मापने और तोलने के उपकरणों की नियमित जांच होती थी। मीन्स वहां पे जो है ना कोई ठगी नहीं कर सकता था। ठीक है, जो मापने वाला यंत्र होता था और तोलने वाला जो उपकरण होता था उसका जांच भी किया जाता था ताकि कोई ठगे ना किसी को। और कहा गया कि गड़बड़ी करने वाले को दंडित भी किया जाता था, और जो इसमें गड़बड़ी करते थे उसको दंड भी दिया जाता था। तो यहां तक हम लोगों ने समझ गया कि आखिर बाजार नीति के अंतर्गत में क्या क्या उन्होंने कार्य किया था। अब यहां पे बातें यहां पे आती है कि चलिए ठीक है उन्होंने बाजार नीति तो लागू किया, लेकिन बाजार नीति का क्या क्या प्रभाव पड़ा, क्या क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो बाजार नीति का सबसे पहला सकारात्मक प्रभाव जो पड़ा वो आवश्यक वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहीं। ठीक है, इस हुआ क्या कि जो आवश्यक वस्तुएं थी उसका कीमत जो है ना स्थिर रहा। स्थिर मतलब समझते हैं, उसका कीमत नहीं बढ़ा, और जब कीमत नहीं बढ़ा तो लोगों को उससे फायदा हुआ। दूसरा कह रहा है कि सेना के लिए सस्ती दरों पे खाद्य और सामग्री उपलब्ध हुई। इससे क्या हुआ, अब सेनाओं के लिए जो है ना कम कीमत पे खाद्य मीन्स खाने वाले सामग्री की उपलब्धि हो गई। ठीक है, जब वहां पे रेट सरकार ही लगाता था तो वो कम ही रेट लगाता था, और कम ही रेट लगाता था तो वो कम कीमत पे जो है खाने वाले सामान खरीद लेता था। कौन, सरकार, मीन्स वहां अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, कह रहा है अब जो है आम जनताओं को वस्तुएं सस्ती दरों पे मिलने लगी। ठीक है, अब क्या हुआ, आम जो जनता थी उसको वस्तुएं जो है ना सस्ती कीमतों पे मिलने लगा। ठीक है, फिर राज्य को आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, और इससे क्या हुआ, राज्य की आर्थिक स्थिति जो है ना वो मजबूत हुई। किससे, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नीति से। तो यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया
कि अलाउद्दीन खिलजी का क्या बाजार नीति था। अब हम लोग जानेंगे अलाउद्दीन खिलजी के भूराजस्व नीति। क्या जानेंगे? अलाउद्दीन खिलजी के भूराजस्व नीति। लेकिन इसके पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि अगर आप मेजर 3 हिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हो तो इसकी पूरी तैयारी दोस्तों मेरे ही चैनल पे आपको करवाया जाएगा। और अब कुछ वीडियो बना भी दिए गए हैं, इस 5 से 6 वीडियो बनाया गया है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लोग उसकी तैयारी कर सकते हो, है ना। और अब मेजर 2 की क्वेश्चन पेपर देखे ही होंगे, ठीक है। मैंने जो जो प्रश्न करवाए थे और जो बताए थे वही प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में मैच हुए थे, ठीक है। अब देखिए यहां पे कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी की भूराजस्व नीति। क्या कहा गया? कि अलाउद्दीन खिलजी की भूराजस्व नीति का वर्णन करें, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बाजार नीति आ जाए या तो भूराजस्व नीति आ जाए, तो दोनों में आपको सेम तरीके से आंसर लिखना है, क्योंकि मैंने दोनों में दोनों क्वेश्चन को मिला करके मैंने आंसर बनाया है। तो यहां पे पॉइंट बनाना आपको, अलाउद्दीन खिलजी की भूराजस्व नीति। भूराजस्व नीति का मतलब होता है भूमि पे कर लगाने वाला नियम, है ना। देखिए कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के भूराजस्व नीति का मुख्य उद्देश्य जो था वो क्या था? राज्य की आय को बढ़ाना, राज्य की आय को बढ़ाना, किसानों पर नियंत्रित स्थापित करना और एक सशक्त केंद्रीकृत स्थापित करना, मीन्स अपनी सत्ता को मजबूत करना। ये किसका उद्देश्य था? तो अलाउद्दीन खिलजी के भूराजस्व नीति का उद्देश्य था। कहा गया है कि उनकी भूराजस्व नीति निम्नलिखित विशेषताओं से परिभाषित होती है, जिसका वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया गया है। देखिए पहला यहां पे बताया गया है कि भूराजस्व प्रणाली का पुनर्गठन। क्या है? भूराजस्व प्रणाली का पुनर्गठन। अब इसके अंतर्गत में कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कृषि से होने वाली आय को बढ़ाने के लिए भूराजस्व प्रणाली में व्यापक सुधार किया। क्या कह रहा है? अलाउद्दीन खिलजी ने कृषि से होने वाले आय को, मीन्स जो पैसा आ रहा था उसको बढ़ाने के लिए क्या कर दिया? भूराजस्व प्रणाली बना दिया, ठीक है। कह रहा उन्होंने जो है ना क्या किया? किसानों से सीधे कर वसूलने का प्रावधान किया। मीन्स पहले जो है किसानों से कर कौन वसूलता था? जमींदार वसूलता था या तो ग्राम प्रधान वसूलता था। लेकिन अब यहां पे कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मैं क्या करूंगा? मीन्स सरकार खुद क्या करेगी? किसानों से कर वसूलेगी। इसके तहत कहा गया कि किसानों को उनकी फसल का 50% भाग जो है ना राजस्व के रूप में देना होता था। जैसे कि मान लीजिए इतना बड़ा मेरा खेत है ना, इतना बड़ा मेरा खेत है, इसमें मैंने खेती किया तो आधा भाग मैं रखूंगा और आधा भाग सरकार को देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा कहा गया। क्या कहा गया? कि किसानों को जो है उनकी फसल का 50% हिस्सा जो है ना राजस्व के रूप में देना होता था, मीन्स कर के रूप में, टैक्स के रूप में सरकार को देना होता था। दूसरा कह रहा है कि कर का भुगतान अनाज के रूप में किया जाता था, मीन्स कर जो है ना पैसा नहीं लिया जाता था उसमें, ठीक है। कर का भुगतान जो है ना अनाज के रूप में किया जाता था, जिससे सुल्तान का खजाना भरा हुआ रहता था। जिससे क्या था? सुल्तान का जो खजाना होता था वो भरा हुआ रहता था। किससे? मतलब किसानों के कर से, ठीक है। अब यहां पे कह रहा है, इसका दूसरा पॉइंट में हम लोग लिखेंगे जमींदारों की शक्ति का नियंत्रण। उन्होंने अपनी भूराजस्व नीति के तहत कहा था कि जमींदारों की शक्ति उन्होंने नियंत्रित कर लिया था। कैसे? तो कह रहा है कि जमींदारों ने जो है ना, जमींदारों ने अपनी शक्तियों के बल पे किसानों को दबाने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है। जहां पे सरकार उनको 5% कर लगाने के लिए बोल रहा था, वहां पे वो किसानों से 10% कर वसूलते थे। वही कहा गया कि जमींदारों और सामंती वर्ग की शक्तियों को सीमित किया गया। किसने सीमित किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? जमींदारों और सामंती वर्ग की शक्तियों को सीमित किया। उन्होंने क्या किया? जमींदारों के विशेष अधिकार और अधिकारों को समाप्त कर दिया। मीन्स जमींदारों को जो विशेष अधिकार मिला था उसके अधिकारों को समाप्त कर दिया, ताकि वे जो है ना किसानों से मनमाने कर वसूल ना सके। वही कहा था कि अगर सरकार कहता था कि तुम किसानों से 5% का टैक्स वसूलो, तो वो लोग क्या करता था? किसानों से जो है ना 10% का टैक्स वसूलता था, 5% खुद रखता था और 5% जो है वो सरकार को देता था। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि नहीं, ऐसा करना नहीं है ना। कह रहा है कि अब जो है यदि जमींदार कर नहीं देते थे तो उनको भी कठोर दंड दिया जाता था, ठीक है। और अब कहा गया कि अगर जमींदार भी कर नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे, तो उनको भी कठोर दंड दिया जाएगा। फिर देखिए तीसरा पॉइंट में कहा गया कि द्रव्य और अनाज के रूप में कर वसूली। मीन्स कहा गया, इन्होंने कहा, मीन्स वहां अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मुझे कर के रूप में पैसा नहीं चाहिए,
कर के रूप में मुझे क्या चाहिए, अनाज चाहिए। वही कहा गया कि किसानों को अपनी उपज का सीधा हिस्सा अनाज के रूप में देना होता था। ठीक, मिस कह रहा है कि किसानों को जो है ना कर के रूप में जो है ना उनको क्या देना होता था, अनाज देना होता था। इससे बाजार में अनाज की कीमतें नियंत्रित रहती थी। इससे क्या हुआ, बाजार में जो है अनाज की कीमत जो है वो कम रहा, मतलब नियंत्रित रहा, है ना। और सुल्तान की सेना के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री उपलब्ध होती रही। इससे क्या हुआ, सुल्तान की सेना के लिए जो है ना पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री उपलब्ध होती रही थी। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट बनाएंगे, किसानों पे जो है ना कठोर नियंत्रण, किसानों पे जो है कठोर नियंत्रण स्थापित किया गया। कैसे, तो कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी की नीति ने किसानों पर कठोर नियंत्रण था। उन्होंने अनाज का हिस्सा बचाने और केवल जीवन निर्वाह योग्य मात्रा रखने की अनुमति थी। ठीक है, हमें कहा गया, उन्होंने ऐसा कहा था कि आपको जो है ना अनाजों का भंडारण नहीं करना है। ठीक है, आपको उतना ही अनाज रखना है जितना कि आपको जरूरत है। किसने कहा, अलाउद्दीन खिलजी ने। कह रहा है कि किसानों को अनाज को छुपाने या कर ना देने पर कड़ी सजा दिया जाता था। ठीक है, और किसान मान लीजिए अगर अनाज छुपा के रखते थे, कहीं भंडार करके रखते थे, या तो फिर अगर कर के रूप में अनाज नहीं देते थे ना तो उनको कड़ी सजा दिया जाता था। फिर पांचवा हमारा है भ्रष्टाचार और काले बाजार पर रोक। क्या है, भ्रष्टाचार और काले बाजार पर रोक। मिस कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने अपना भू राजस्व नीति के तहत भ्रष्टाचार पे और काला बाजार पे रोक लगाया। कैसे लगाया, तो कहा जाता है कि उन्होंने भू राजस्व नीति को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए अधिकारियों के भ्रष्टाचार और काले बाजार पर कड़ी निगरानी रखी। उसने क्या किया, अपने नीति को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए जो है ना अधिकारियों के भ्रष्टाचार और काली बाजारी पे जो है निगरानी रखा। ठीक है, उसने सीक्रेट एजेंट को नियुक्त किया। अब देखिए यहां पे बातें यहां पे आती है कि हम लोगों ने यहां जाना कि अलाउद्दीन खिलजी का भू राजस्व नीति क्या था। तो प्रश्न यहां उठता है कि भू राजस्व नीति का क्या प्रभाव हुआ। अगर भू राजस्व नीति अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया तो उसका क्या प्रभाव निकला। तो प्रभाव क्या निकला कि पहला प्रभाव है राजकोष की समृद्धि। मिस राजा का जो राजकोष था उसमें बढ़ोतरी हुआ। कह रहा है भू राजस्व नीति के कारण सुल्तान का खजाना जो है वो भर गया। सुल्तान का खजाना क्या हो गया, भर गया, जिससे उन्होंने सेना को सशक्त किया, मिस मजबूत किया और नए आक्रमणों को अंजाम दिया। किसने, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। कह रहा है किसानों की कठिनाइयां, लेकिन इससे क्या हुआ, किसानों को जो है कई प्रकार की कठिनाई हुई। कैसे, कह रहा है किसानों पे भारी कर देने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। अब क्या हुआ, किसान जब इतना अधिक कर देने लगे ना तो उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, क्योंकि यहां पे कहा गया था कि अगर आप खेती कर रहे हैं तो आधा हिस्सा जो मुझे देना है। ठीक है, तो इससे जो है ना किसानों की स्थिति जो है वो क्या हो गई, दिन प्रतिदिन कमजोर होती चली गई। अब तीसरा यहां पे क्या हुआ, केंद्र सरकार की शक्ति में वृद्धि। अब यहां पे जब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या लगाया, भू राजस्व नीति लगाया, तो इससे क्या हुआ, वहां की सरकार को मजबूती मिला। कैसे, तो कह रहा है इस नीति ने सुल्तान का केंद्रीकृत प्रशासन मजबूत हुआ। इससे क्या हुआ, सुल्तान का जो शासन प्रणाली था वो मजबूत हुआ। ठीक है, और चौथा, इससे जो है ना मूल्य स्थिर रहा। ठीक है, मूल्य वृद्धि नहीं हुआ, है ना। कह रहा बाजारों में वस्तुओं की कीमत नियंत्रित होने से सामाजिक आर्थिक संतुलन बना रहा। इससे क्या हुआ, बाजार में जब वस्तुओं की कीमत नहीं बढ़ी ना, नियंत्रित रही ना, तो इससे क्या हुआ, सामाजिक आर्थिक संतुलन बना रहा, में समाज में जो है संतुलन बना रहा। तो यहां तो दोस्तों हम लोगों ने इसके दोनों क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, लेकिन अंत में आपको निष्कर्ष लिखना अति आवश्यक है। निष्कर्ष लिखेंगे इस प्रकार से कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति ने मूल्य नियंत्रण, वस्तुओं की गुणवत्ता और व्यापारियों की निगरानी की सुनिश्चित की, जिससे क्या हुआ, महंगाई पर काबू पाया गया। जबकि अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व नीति अत्यंत कठोर थी, लेकिन इससे जो है ना दिल्ली सल्तनत के प्रशासन और सैन्य व्यवस्था को मजबूती मिला। तो इस प्रकार से हम लोग निष्कर्ष में लिखेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। आज की क्लासेस में हम लोग हिस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से है। तो प्रश्न हमारा है मोहम्मद तुगलक के चरित्र एवं नीतियों का विवरण दें। प्रश्न क्या है, मोहम्मद तुगलक के चरित्र एवं नीतियों का वर्णन करें। अथवा मैं आपको पूछ सकता है
फिरोज तुगलक के सुधारों का वर्णन करें। मीन्स दोनों में से अगर कोई भी प्रश्न पूछता है आपको, ठीक है, तो मैं आपको इस प्रकार से आंसर बताया हूं कि दोनों का आंसर आप आराम से दे सकते हो। ठीक है, एग्जामिनेशन में अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मोहम्मद तुगलक के बारे में आ जाए या तो फिरोज तुगलक के बारे में आ जाए, है ना, दोनों में से आपको सेम आंसर देना है, क्योंकि मोहम्मद तुगलक के बाद ही फिरोज शाह जो है ना तुगलक वंश का शासक बना था, है ना। और जो गलती मोहम्मद तुगलक ने किया था उसको सुधारा किसने था? फिरोज तुगलक ने। तो दोनों जो है ना एक दूसरे से संबंधित है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर किस प्रकार से इसके आंसर को लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे परिचय। क्या लिखेंगे? परिचय। परिचय में सबसे पहले हम लोग मोहम्मद तुगलक के बारे में जानेंगे, उसके बाद फिरोज तुगलक के बारे में जानेंगे। कहा जाता है कि मोहम्मद तुगलक जो है, जिसका शासनकाल 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक चला था, ये दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का दूसरा शासक था। कौन? मोहम्मद तुगलक जो था दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का दूसरा शासक था। वह अपने बौद्धिक कौशल, विवादित नीतियों और अद्वितीय शासन शैली के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि उसकी नीतियों के ऊपर कार्य करने के तरीके और फैसले में अस्थिरता के कारण उसे विफल शासक कहा जाता है। आप नहीं समझे? चलिए मैं समझाता हूं। देखिए, कह रहा है कि उसके पास बुद्धि और कौशल बहुत है। किसके पास? मोहम्मद तुगलक के पास बुद्धि और कौशल बहुत अधिक है। वो कई प्रकार की नीतियां भी बनाता है, लेकिन वो नीतियों के अनुसार से कार्य करने नहीं जानता है। कौन? मोहम्मद तुगलक। देखिए वही कह रहा है कि उसकी नीतियों के ऊपर कार्य करने के तरीके और फैसले में अस्थिरता के कारण, मतलब वो जो नीति बनाता है उसके ऊपर जो है ना वो कार्य नहीं कर पाता है, उसका कार्य करने का तरीका गलत हो जाता है, जिसके कारण से उसे विफल शासक का दर्जा दिया गया। किसको? तो मोहम्मद तुगलक को। ठीक है, वो सही से कार्य नहीं कर पाता, सोचता तो बहुत दूर तक है लेकिन वो कार्य कर पाता नहीं है। जैसे हमारे मन में सवाल आता है ना कि यार भाई गोवा चलते, मनाली चलते, लेकिन क्या वो तुरंत सफल हो पाता है? नहीं। वैसे इसका सोचना तो बहुत दूर था, नियम तो वो बहुत कड़ा बनाता है, लेकिन इसको फॉलो कर पाता नहीं है। कौन? मोहम्मद तुगलक। जबकि अगर बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक का, जिसका शासनकाल 1351 से 1388 तक रहा था। देखिए इसका 1325 से 51 तक और इसका 1351 से 1388 तक। कहा जाता है कि ये जो है ना मोहम्मद तुगलक के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक बना। ये फिरोज शाह तुगलक जो है मोहम्मद तुगलक के बाद क्या बना था? दिल्ली सल्तनत का शासक बना था। और वह जो है अपने शांति प्रिय शासन, सामाजिक सुधारों और जन कल्याणों नीतियों के लिए प्रसिद्ध था। और वो किसके लिए प्रसिद्ध था? तो शांति प्रिय शासन, वो शांति तरीके से शासन करता था। उसका दूसरा सामाजिक सुधार, उसने कई सामाजिक सुधार किए थे। और जन कल्याणकारी नीतियां, मीन्स लोगों के लिए कई कल्याणकारी नीति लागू किया था। इसकी वजह से फिरोज शाह तुगलक को जाना जाता है। तो फर्स्ट ऑल हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे परिचय में दोनों के बारे में। मीन्स देखिए अगर आपका फिरोज शाह तुगलक के बारे में आए तो पहले आपको इसके बारे में लिखना है ना। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं मोहम्मद तुगलक के चरित्र के बारे में, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप मेजर ऑफ हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो तो उसकी पूरी तैयारी मेरे चैनल पर करवाया गया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप लोग उसकी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, कह रहा मोहम्मद तुगलक का चरित्र। तो मोहम्मद तुगलक का चरित्र कैसा था? तो पहला कहा कि अत्यधिक विद्वान और शिक्षित। वो जो है ना अत्यधिक विद्वान था और शिक्षित था, लेकिन वो असफल कैसे रहा? तो वह कह रहा है कि मोहम्मद तुगलक जो है ना अरबी, फारसी, गणित और दर्शन शास्त्र का अच्छा ज्ञान रखता था। वह तर्कशील और नवीन विचारों वाला था। मीन्स कह सकते हैं कि वो एक विद्वान व्यक्ति थे। कई प्रकार के नियम जो है ना बनाते थे, लेकिन वो कार्य कर पाते नहीं थे। कह रहा महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी। मीन्स उसने कई ऐसी योजनाएं बनाई जो अपनी समय से आगे थी, लेकिन क्रियान्वयन में असफल रहा। मीन्स कि उन्होंने ऐसा कई सारे योजना बनाया जो भविष्य की योजनाओं को दर्शाता था, लेकिन वो उस पर कार्य नहीं कर पाया था, इसलिए वो असफल रहा, है ना। कह रहा है कि इसके अंदर जो है ना क्रूरता और दया का मिश्रण था। वो क्रूर भी था और दयावान भी था। कह रहा है वह एक और कठोर शासक था, वहीं दूसरी ओर विद्वानों और कलाकारों का संरक्षक भी था। कौन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? मोहम्मद तुगलक, है ना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट 4 में कहा है कि सुधारक और प्रयोगवादी। ये एक सुधारक भी थे और प्रयोगवादी भी थे। कैसे? तो कह रहा है उसने प्रशासन और अर्थव्यवस्था में कई सुधार किए। किसने किए? तो मोहम्मद तुगलक ने प्रशासन और अर्थव्यवस्था में कई सुधार किए, लेकिन वे योजना के अनुसार से सफल नहीं हो सके। वो जिस प्रकार से योजना बनाए थे उसके अनुसार से वो कार्य कर पाए नहीं थे। तो ये जो है उसका क्या रहा? उसका चरित्र रहा। किसका चरित्र? मोहम्मद तुगलक का
चरित्र। अब हम लोग जानते हैं मोहम्मद तुगलक की नीतियों के बारे में कि आखिर इन्होंने कौन कौन सी नीति अपनाई थी। तो पहला नीति जो इसने अपनाया था वो अपना राजधानी परिवर्तन। इन्होंने क्या किया था, अपनी राजधानी को दिल्ली से जो है दौलताबाद स्थापित किया था। कब, 1327 ईस्वी में। कह रहा है उसने दिल्ली से राजधानी को दक्षिण भारत के दौलताबाद में स्थित किया, मतलब स्थानांतरित किया, बदल दिया, है ना। इसका उद्देश्य क्या था कि साम्राज्य को दक्षिण भारत के करीब लाना। इसका उद्देश्य था कि साम्राज्य को हम क्या करेंगे, दक्षिण भारत के करीब लाएंगे और इसे केंद्र में बीचों बीच में स्थापित करेंगे। कौन सोचा था, तो मोहम्मद तुगलक सोचा था, है ना। परंतु स्थानांतरण में जनता को भारी कष्ट हुआ। लेकिन जब स्थानांतरण हो रहा था तो उससे जो है ना वहां की जनताओं को कई प्रकार की पीड़ा सहनी पड़ी और अंततः उसे दिल्ली लौटना पड़ा। अंततः क्या हुआ, उसे फिर से जो है वापस जो है दिल्ली लौटना पड़ा, जिससे यह योजना असफल रहा। देखिए मैंने आपको बताया था वो सोचता बहुत दूर तक का है लेकिन वो कार्य कर पाता नहीं है। कौन, मोहम्मद तुगलक, ठीक है। अब इनका दूसरा जो नीति था वो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। इसने जो है ना सांकेतिक मुद्रा भी चलाया था। कैसे, तो कह रहा है उसने तांबे और लोहे के सिक्कों को चांदी के सिक्के की तरह मान्यता दी। क्या कहा गया कि उसने जो है ना तांबे और लोहे के सिक्के को चांदी के सिक्के के जैसा मान्यता दिया, जिससे क्या हुआ, इसका उद्देश्य था कि धन की कमी को पूरा करना। उसका उद्देश्य था कि अगर हम इस प्रकार से मान्यता दे देंगे तो धन की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। परंतु यह योजना जो वो असफल रहा। क्यों असफल रहा, क्योंकि नकली सिक्के जो है ना बड़ी मात्रा में बनने लगे। जब यहाँ के राजा ने कह दिया कि तांबा और लोहा का जो सिक्का है वो चांदी के सिक्कों के बराबर है, तो यहाँ पे नकली सिक्के जो है ना अत्यधिक मात्रा में बनने लगे, जिससे क्या हुआ, वहां की अर्थव्यवस्था जो प्रभावित हुई। ठीक है। तीसरा कह रहा है कि कर व्यवस्था में परिवर्तन। इसने क्या किया था, कर व्यवस्था में परिवर्तन किया था। कैसे, तो कह रहा है उसने दोआब क्षेत्र में करों को बढ़ाया। उसने क्या किया, दोआब क्षेत्र में करों को बढ़ाया, जिससे किसानों में असंतोष फैल गया। जिससे क्या हुआ, किसानों में असंतोष फैला। फिर चौथा कह रहा है कि दक्षिण भारत में अभियान। उसने क्या किया था, दक्षिण भारत में भी अभियान किया था। कैसे, तो कह रहा है उसने दक्षिण भारत पर अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए कई सैन्य अभियान चलाए, है ना। परिणाम क्या हुआ कि ज्यादा खर्च और संसाधनों की बर्बादी के कारण जो है वो असफल हो गए। कौन असफल हो गए, तो मोहम्मद तुगलक। तो ये जो है इनका चौथा अभियान था। अब देखिए उनका पांचवा जो योजना था वो कृषि सुधार योजना था। उन्होंने कृषि में भी सुधार करने की योजनाएं बनाई थी, लेकिन फिर भी वो असफल रहे। कह रहा है कि उसने बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कई योजनाएं बनाए, लेकिन ये भी अव्यवस्थित क्रियान्वयन में के कारण विफल रहा। लेकिन इसमें भी वो सही तरीके से कार्य नहीं कर पाया, जिसके कारण से ये भी क्या रहा, विफल रहा, मींस असफल रहा था। तो यहां तो दोस्तों हम लोगों ने मोहम्मद तुगलक के चरित्र एवं नीतियों के बारे में कंप्लीटली वर्णन कर लिया। अब यहाँ पे बातें आती है कि चलिए हमको बताइए कि फिरोज शाह तुगलक कौन था, इसके क्या क्या सुधारक थे। तो मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद तुगलक के बाद फिरोज शाह जो है तुगलक वंश का शासक बना था। वही यहाँ पे कह रहा है कि फिरोज शाह मोहम्मद तुगलक के बाद सत्ता में आया और उसने अपने शासन को मोहम्मद तुगलक की गलतियों को सुधारने पर केंद्रित किया। उसने क्या किया, मोहम्मद तुगलक की जो गलतियां थी उसको सुधारना चालू किया। कह रहा है इसके सुधारों का वर्णन जो है निम्नलिखित रूपों में किया गया है। इसके जो सुधार थे उसका वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया गया है। देखिए पहला इनका जो सुधार था वो था समाज सुधार। ठीक है, उन्होंने समाज में कई सुधार किए, जैसे कि उसने किसानों और गरीबों की स्थिति सुधारने के लिए करों में कटौती किया। वहां पर जो टैक्स लिया जाता था उसमें क्या किया, कटौती कर दिया, ताकि गरीब और किसान की स्थिति ठीक रहे। दूसरा, महिलाओं और दासों के लिए विशेष व्यवस्थाएं थी। मीन्स वहां के जो महिला थी और जो दास थे उसके लिए विशेष व्यवस्थाएं किया था। किसने, तो फिरोज शाह तुगलक ने, है ना। फिर दूसरा पॉइंट बनाना है सिंचाई प्रणाली का विकास। इनके कार्यकाल में सिंचाई प्रणाली का विकास हुआ था। कह रहा है उसने नहरों और तालाबों का निर्माण करवाया। क्या करवाया, उसने नहरों और तालाबों का निर्माण करवाया। उदाहरण स्वरूप देखेंगे तो यमुना से हिसार तक नहर बनवाया था। इससे कृषि में क्या हुआ, वृद्धि हुई और किसानों को लाभ हुआ। मान लीजिए जब नहर बना दिया गया तो इससे क्या हुआ, किसानों को वृद्धि होगा, मतलब किसानों को लाभ होगा। किसमें, कृषि के क्षेत्र में। अब देखिए इनका तीसरा जो सुधार था वो कर सुधार था। क्या था, कर सुधार, मतलब टैक्स में सुधार किया था। कैसे, तो कह रहा है उसने कर व्यवस्था को सरल बनाया। उसने क्या किया, टैक्स जो व्यवस्था था उसको सरल बनाया और प्रजा पर जो है ना कर का बोझ कम किया। लोगों पर जो वहां के प्रजा, वहां के जनता पर जो टैक्स का बोझ था उसको क्या कर दिया,
कम कर दिया, लेकिन उसने 4 प्रमुख करों को पालन किया। कौन सा? खराज, खम्स, जजिया और जरीब, ये चारों कर को उसने फॉलो किया था। अब यहां पे बातें आती है सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने जो है ना कुछ सामाजिक और धार्मिक सुधार भी किए थे। क्या क्या? तो उन्होंने मंदिरों और मठों का पुनर्निर्माण करवाया था। तो कह रहा है उसने हिंदू मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया और धार्मिक सहिष्णुता का प्रदर्शन किया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फिर कह रहा है कि उसने जो है ना जजिया कर का पालन किया। कह रहा है गैर मुस्लिम प्रजा से जजिया कर लिया जाता था, लेकिन इसे सख्ती से लागू किया गया कि जो गैर मुस्लिम प्रजा थे उससे जजिया कर लिया जाता था, और इसको जो ना सख्ती से वहां पे लागू किया गया था। किसने लागू किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिर कह रहा है कृषि और सिंचाई सुधार। उसने कृषि व्यवस्था में भी सुधार किया। कैसे? तो कह रहे सिंचाई व्यवस्था में सुधार कैसे किया? तो कह रहा उसने नहरों का निर्माण करवाया, जिससे कृषि उत्पादन में सुधार हुआ। प्रमुख नहरें हरियाणा से यमुना और सतलुज से जुड़ी हुई थी। क्या सीधा मिस कह सकते हैं कि इसने क्या करवाया? कृषि में वृद्धि के लिए जो है वहां पे कई सुधार किए थे। दूसरा, बंजर भूमि का पुनर्विकास। हम लोगों ने देखा था कि मोहम्मद तुगलक के समय में जो है ना उन्होंने बंजर भूमि को पुनर्निवास के लिए जो है ना योजनाएं बनाई, लेकिन वो असफल रहा। लेकिन यहाँ पे जो फिरोज शाह तुगलक ने इसको सुधारा। कह रहा उसने बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए योजनाएं लागू किया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। अब देखिए इनके आर्थिक सुधार जो है वो आर्थिक सुधार में आता है सिक्कों का प्रचलन। मीन्स फिरोज शाह तुगलक ने सिक्का प्रणाली को स्थिर किया। जो मोहम्मद तुगलक ने लागू किया था उसको क्या किया? स्थिर किया, जिससे नकली सिक्कों का समस्या दूर हुआ। जिससे क्या हुआ? नकली सिक्कों का समस्या जो था वहां पे वो क्या हुआ? दूर हुआ। कह रहा सस्ती कीमतों की नीति। वहां पे जो है ना फिरोज शाह तुगलक ने एक नीति अपनाई। कौन सा? सस्ती कीमतों की नीति। मीन्स उसने आवश्यक वस्तुओं की कीमतें स्थिर रखने के लिए बाजारों पर नियंत्रित किया कि जो आवश्यक चीजें हैं जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, कपड़ा हो गया, ये सब जो आवश्यक चीजें हैं उसकी कीमत जो है ना स्थिर रखने के लिए बाजारों पर नियंत्रण किया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। अब यहां पे लास्ट हमारा आता है निष्कर्ष। क्या आता है? निष्कर्ष। यहां तक हम लोगों ने फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद तुगलक के नीतियों, चरित्र के बारे में और सुधारों के बारे में कंप्लीटली जान गए। अब बात यहां पे आता है निष्कर्ष के बारे में। ठीक है, तो निष्कर्ष लिखेंगे इस प्रकार से कि मोहम्मद तुगलक की नीतियां दूरदर्शिता और नवाचार से भरी थी। मीन्स मोहम्मद तुगलक का जो नीति था ना वो अलग अलग बातों से भरा हुआ था, नया नया विचार से भरा हुआ था, लेकिन उनकी असफलता के कारण योजनाओं का क्रियान्वयन और प्रजा की अनदेखी करना था। लेकिन क्या हुआ कि उनका असफलता का कारण क्या था? तो वो जो है ना अपने योजनाओं को बढ़िया से कार्य कर पाते नहीं थे। जबकि अगर फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो कहा गया है कि जबकि फिरोज शाह तुगलक का शासन प्रजा रहित था, मतलब प्रजा के हित के लिए वो कार्य करते थे और स्थिर था। उसकी नीतियां व्यवहारिक थी और उसने साम्राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान दिया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? साम्राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास में काफी योगदान दिया था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आज के क्लासेस में हम लोग हिस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही आवश्यक होने वाला है। तो प्रश्न हमारा आज का ये है कि भक्ति आंदोलन के मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। प्रश्न क्या है? भक्ति आंदोलन के मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें, अथवा मैं आपको पूछ सकता है भारत में सूफीवाद पर एक निबंध लिखें। कहने का अर्थ यह है कि ये दोनों प्रश्नों में से अगर कोई भी प्रश्न आता है तो आप एकदम इजीली तरीके से बना सकते हो। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में आपको इतना आसानी से बताया जाएगा कि जिंदगी भर आप इसको भूलोगे नहीं। मैं सुन के आपको याद हो जाएगा, है ना। इसके पहले मैंने मेजर 3 हिस्ट्री के वीवीआई प्रश्न बताए थे। मात्र आपको 6 प्रश्न पढ़ के जाने हैं और आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो वो 6 प्रश्नों की वीडियो मैंने बनाई है, अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, देखिए आज का प्रश्न हमारा है भक्ति आंदोलन और सूफीवाद। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो घटना है या तो यह जो आंदोलन है वो भारत की है। कहां की? भारत की है। और भारत में जिस समय राजनीतिक जीवन में मुगल काल और सल्तनत काल का संघर्ष चल रहा था, उसी समय भारत के धार्मिक क्षेत्र में जो है ना 2 और आंदोलन चल रहा था। कौन सा? भक्ति आंदोलन और सूफीवाद आंदोलन। अब यहां पे कहा गया भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन का मतलब है हिंदू धर्म में जो लोग प्रेम, निष्ठा और भक्ति दर्शा रहे थे,
उसको भक्ति आंदोलन कहते हैं। और जो लोग इस्लाम धर्म के प्रति अपनी भक्ति, निष्ठा और प्रेम दर्शा रहे थे उसको हम लोग सूफीवाद के नाम से जानते हैं। मीन्स देखिए यहां पे जो है ना भारत का संप्रदाय जो है वो दो भागों में बट गया था। हिंदू धर्म वाले अलग बट गए थे और मुस्लिम धर्म वाले अलग बट गए थे। हिंदू धर्म वाले भक्ति आंदोलन चला रहे थे और इस्लाम धर्म वाले जो है ना सूफीवाद आंदोलन चला रहे थे। तो चलिए आज के क्लासेस में तो एकदम इजी सा लैंग्वेज में इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और मैं गारंटी देता हूं कि आप इसको देख करके ही समझ जाओगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे परिचय। क्या लिखेंगे? परिचय। परिचय में लिखेंगे इस प्रकार से कि जिस समय भारत के राजनीतिक जीवन में मुगल काल और सल्तनत काल का संघर्ष चल रहा था, वहीं भारत के धार्मिक क्षेत्र में भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन का संघर्ष चल रहा था। क्या कहा गया कि जिस समय भारत के राजनीतिक क्षेत्र में मुगल काल और सल्तनत काल के बीच में संघर्ष चल रहा था, है ना, वहीं पे भारत के धार्मिक क्षेत्र में, किसमें? धार्मिक क्षेत्र में जो है भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन का भी संघर्ष चल रहा था। मीन्स उस समय जो है भारत में दो आंदोलन चल रहा था, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। ठीक है, अब देखिए कहा जाता है कि अगर हम लोग बात करते हैं भक्ति आंदोलन का, किसका? भक्ति आंदोलन का, तो कहा गया है कि हिंदू धर्म के प्रति प्रेम, निष्ठा और भक्ति रखने वाले आंदोलन को ही भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये याद रखिएगा, सिंपल सा वर्ड में आपको बताया गया है। क्या बताया गया? कि हिंदू धर्म के प्रति प्रेम, निष्ठा और भक्ति रखने वाले आंदोलन को ही हम लोग क्या कहते हैं? भक्ति आंदोलन के नाम से जानते हैं। जबकि सूफी आंदोलन की बात करें तो कहा गया है कि इस्लाम धर्म के प्रति प्रेम, भक्ति और निष्ठा रखने वाले आंदोलन को सूफीवाद आंदोलन के नाम से जानते हैं। मीन्स देखिए हिंदू धर्म के प्रति जो आंदोलन हुआ था वो भक्ति आंदोलन है और इस्लाम धर्म के प्रति जो आंदोलन हुआ था उसको हम लोग क्या कहते हैं? सूफी आंदोलन कहते हैं। ये दो चीज आपको याद रखना है, बड़े ही आसान शब्दों में आपको बताए गए है ना। अब देखिए कहा गया है कि भारत में सूफी और भक्ति आंदोलन के कारण, कि आखिर भारत में जो सूफी आंदोलन हुआ था और भक्ति आंदोलन हुआ था उसका क्या कारण रहा था, रीजन क्या था, आखिर क्यों यह आंदोलन हुआ? तो कह रहा है कि धार्मिक आडंबरों एवं कुरीतियों ने हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध एवं सभी धर्मों में अपने जड़ जमा ली थी। मिस कह सकते हैं कि धर्म से जुड़ी जो बुराइयां हैं वो क्या हो चुका था? हिंदू धर्म में फैल चुका था, मुस्लिम धर्म में फैल चुका था। और जब हिंदू धर्म में बुराइयां फैल गई, मुस्लिम धर्म में बुराइयां फैल गई, तो वहां के लोगों को लगा नहीं, इसको खत्म करना ही पड़ेगा। इसलिए हिंदू धर्म के लोगों ने इन बुराइयों को खत्म करने के लिए भक्ति आंदोलन चलाया और मुस्लिम धर्म के लोगों ने इन बुराइयों को खत्म करने के लिए जो है वो सूफी आंदोलन चलाया। कह रहा है कि व्यक्ति में आपसी सद्भावना की कमी एवं सामाजिक भेदभाव का प्रभाव। मीन्स कह रहा है ना कि वहां पे क्या हुआ था, व्यक्तियों में जो है ना आपसी सद्भावना, ठीक है, मीन्स लोग जो है आपस में बैर होने लगे थे। बैर मतलब समझते हैं, दुश्मन होने लगे थे। ठीक है, सद्भावना की कमी आई थी। उसके साथ साथ समाज में भेदभाव फैल चुका था। क्या फैल चुका था? भेदभाव। हिंदू मुस्लिम के प्रति भेदभाव हो गया था, हिंदू बौद्धों के प्रति भेदभाव हो चुका था, है ना। इस प्रकार से जब भेदभाव फैल गया तो लोगों को लगा नहीं, इसको खत्म करना ही पड़ेगा। इसलिए प्रत्येक धर्म के लोगों ने अपना अपना अलग क्या किया? आंदोलन चलाया। ठीक है। तीसरा कह रहा वर्ण एवं जाति व्यवस्था का अधिक कठोर हो जाना। वहां पे क्या हुआ था? वर्ण और जाति व्यवस्था जो है ना अधिक कठोर हो गया था, जिसके कारण से लोगों को लगा कि इसको समाप्त करना ही पड़ेगा। जिसके कारण से क्या हुआ? यहां पे भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन प्रारंभ हुआ। कह रहा है शासक वर्ग के लोगों के बीच तथा आम जनता के बीच निराशा फैली हुई थी। वहां पे जो शासक वर्ग था और आम जनता था उसके बीच में निराशा फैला हुआ था। ठीक है, क्योंकि हर धर्म में जो है ना बुराई फैल चुका था, और जब बुराई फैल चुका था तो कोई भी धर्म के लोग जो है सही से नहीं रह पा रहे थे। इसके वजह से जो है क्या हुआ? भारत में सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। अब हम लोग एक एक करके क्या करते हैं, इसको समझते हैं कि आखिर भक्ति आंदोलन क्या था और सूफी आंदोलन क्या था। मैंने आपको बताया कि दोनों में से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सेम प्रकार से लिख दीजिएगा। अगर एक भी नंबर कट जाएगा ना उसका जिम्मेवारी मेरा है। कह रहा है भक्ति आंदोलन भारत के मध्यकालीन युग का एक धार्मिक आंदोलन था। क्या कह रहा है? भक्ति आंदोलन जो है ना भारत के मध्यकालीन युग का एक धार्मिक आंदोलन था, धर्म से जुड़ा आंदोलन था, है ना। कह रहा है यह भारतीय समाज का एक मौन क्रांति था। भारतीय समाज का एक मौन क्रांति था जो हिंदू, मुस्लिम, सिखों द्वारा भगवान के पूजा से जुड़ा हुआ था।
क्या कह रहा है? हिंदू मुस्लिम सिखों द्वारा भगवान के पूजा से जुड़ा हुआ यह आंदोलन था, भक्ति आंदोलन। आगे कह रहा है भक्ति आंदोलन में सामाजिक धार्मिक सुधार को समाज में अलग तरह से भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार किया गया। देखिए कह रहा है भक्ति आंदोलन के तहत इसके द्वारा से बताया गया कि समाज में और धर्म में किस प्रकार से सुधार किया जाना चाहिए, है ना, और अलग अलग तरीके से भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार किया गया था। किसके थ्रू से? भक्ति आंदोलन के थ्रू से। कह रहा भक्ति आंदोलन के प्रमुख सिद्धांत, भक्ति आंदोलन के कुछ प्रमुख सिद्धांत थे। वो प्रमुख सिद्धांत क्या क्या है? देखिए पहला इनका जो सिद्धांत है वो है ईश्वर एक है और वह निराकार है। भक्ति आंदोलन का प्रमुख सिद्धांत था कि ईश्वर एक है। ईश्वर एक मतलब समझते हैं? लोग कहते हैं कि नहीं ये भगवान है, ये भगवान है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि ईश्वर मात्र एक है ना। दूसरा कह रहा है कि ईश्वर के प्रति निष्ठा रखने वाले मनुष्य को ही उसकी कृपा प्राप्त हो सकती है। अब भक्ति आंदोलन के लोगों ने क्या कहा कि ईश्वर के प्रति जो निष्ठा रखते हैं, जो भक्ति रखते हैं, वही मनुष्य को क्या होती है? ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। ये कौन कहते हैं? तो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कहते हैं, है ना। तीसरा, बाहरी आडंबरों में विश्वास नहीं करना चाहिए। बाहरी आडंबरों मतलब समझते हैं? जो पूजा पाठ होता है ना, ये सब चीज में विश्वास नहीं रखना चाहिए। ये कौन कहते हैं? भक्ति आंदोलन के लोग कहते हैं, है ना। फिर देखिए कह रहा है कि अच्छे कर्म और पवित्र जीवन पर जोर देना चाहिए। अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो अच्छे कर्म कीजिए और पवित्र जीवन जीजिए, तभी आपको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है ना। फिर देखिए पांचवा में कहा गया है कि ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखने में जाति की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखना है ना, तो इसमें से जाति और धर्म की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये किसने कहा? तो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तकों ने कहा था। फिर कह रहा है कि ईश्वर के प्रत्येक निरस्त रखने वाले इस पर भक्त बन जाता है। ठीक है, मिस कह रहा है ना कि ईश्वर पर जो भरोसा रखते हैं, है ना, वो ईश्वर का भक्त बन जाता है। ये इसको सुधार दीजिएगा जरा सा। ठीक है, यहां तक जो था ये सब जो है क्या है? भक्ति आंदोलन के प्रमुख सिद्धांत हैं। अब यहां पे कह रहा है कि अनेक साधु संतों ने भक्ति आंदोलन के सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया, जिसमें से रामानंद शास्त्री हैं, कबीर जी हैं, चैतन्य जी हैं, महाप्रभु हैं, गुरु नानक हैं, नामदेव हैं। कोई पूछेगा कि कौन से विद्वानों ने क्या किया? तो भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। तो रामानंद शास्त्री थे, कबीर जी थे, चैतन्य जी थे, महाप्रभु थे, गुरु नानक थे, नामदेव थे। ये सब लोगों ने मिलकर के क्या किया? भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। कह रहा है भक्ति आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित है। भक्ति आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण विशेषता है जो निम्नलिखित रूपों में बताया गया। पहला इसका विशेषता है अकेश्वरवाद। क्या है? अकेश्वरवाद। अकेश्वरवाद मतलब समझते हैं? एक ईश्वरवाद। ठीक है, मीन्स ईश्वर एक है। ये किसने कहा? भक्ति आंदोलन के लोगों ने कहा, विद्वानों ने कहा कि ईश्वर एक है ना। कह रहा है कि भक्ति आंदोलन के सभी संत एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। इन सुधारों ने अनेक देवी देवताओं के अस्तित्व को झूठा किया। मीन्स इनके जो सुधारक थे उन्होंने कहा कि जो अनेक देवी देवताओं को आप पूजन करते हैं उसका अस्तित्व झूठा है, ईश्वर केवल एक है। कह रहा है कि उसने कहा है कि ईश्वर एक है और वही सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापक है। क्या कह रहे हैं? कि ईश्वर जो है ना सिर्फ एक है और वही जो है सर्वशक्तिमान है, पूरा विश्व में जो है वही है। ये कौन कहे? तो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कहे थे, है ना। दूसरा ये कहते हैं कि ईश्वर में भरोसा रखना। क्या कहते हैं? ईश्वर में भरोसा रखें। कह रहे हैं कि इस आंदोलन के लोग ईश्वर में बहुत अधिक श्रद्धा रखते थे और भक्ति करने के लिए लोगों को उत्साहित करते थे। मीन्स इस आंदोलन के जो लोग थे ना वो ईश्वर में श्रद्धा रखते थे और लोगों को उकसाते थे कि आप क्या करिए? ईश्वर के प्रति भक्ति करिए। उनका कहना था कि भगवान का जो है ना सदैव भजन करना चाहिए। कौन कहते थे? तो भक्ति आंदोलन के विद्वान कहते थे कि भगवान का जो है ना हमेशा क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए। तीसरा यहां पे कह रहा है कि आत्मसमर्पण। क्या कह रहा है? आत्मसमर्पण। कह रहा है इस काल के संत आत्मसमर्पण की भावना में विश्वास रखते थे। इस काल के जो संत थे वो कहते थे कि हम लोगों को जो ना अपना जीवन जो आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। किसके प्रति? ईश्वर के प्रति, है ना। कह रहा है कि उसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपने आप को जो है ना पूर्ण रूप से ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। तथा उन्होंने कहा कि हमें भौतिकता से दूर रख करके ईश्वर की भक्ति में लीन रहना चाहिए। मीन्स दुनिया के
आकर्षित चीजों से दूर रह करके जो है ना हम लोगों को अपने जीवन को किसके प्रति सौंप देना चाहिए, तो ईश्वर के प्रति सौंप देना चाहिए। ये कौन कहते हैं, भक्ति आंदोलन के विद्वान कहते हैं। फिर देखिए इन्होंने कहा, चौथा पॉइंट बनाएंगे मानवतावादी दृष्टिकोण। क्या है, मानवतावादी दृष्टिकोण। कह रहे हैं भक्ति आंदोलन के सुधारक मानवतावाद में विश्वास रखते हैं। उनका कहना था कि संसार में सभी लोग एक समान हैं। भक्ति आंदोलन के लोग क्या कहते हैं कि संसार के जितने भी लोग हैं सभी लोग एक समान है, चाहे वो जन्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, धर्म के आधार पे, सभी मनुष्य जो है ना एक समान है, मनुष्यों में कोई भी अंतर होता नहीं है। ये कौन कहते हैं दोस्तों, तो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कहते हैं। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि गुरु में विश्वास, हमें जो है ना गुरु में विश्वास रखना चाहिए। कह रहा है कि जो व्यक्ति गुरु में श्रद्धा रखते हैं वही लोगों को ईश्वर की प्राप्ति होती है। कौन कहते हैं, भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कहते हैं कि जो व्यक्ति गुरु में श्रद्धा रखता है वही लोगों को ईश्वर की प्राप्ति होती है, और वह जो है ना व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। मीन्स गुरु एक ऐसा व्यक्ति होता है जो क्या करता है, कोई भी व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। मीन्स हम लोगों को जो है गुरु में विश्वास रखना चाहिए। फिर देखिए छठा वे कहते हैं कि रूढ़िवादी तथा पाखंडों की निंदा। मीन्स भक्ति आंदोलन के जो लोग थे वो क्या करते हैं, पाखंडों और रूढ़िवादों का निंदा करते हैं। जैसे कि कहा गया है कि भक्ति आंदोलन के प्रचारकों ने अंधविश्वास, कर्मकांडों और आडंबरों आदि की खुलकर निंदा की है। जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, जो अंधविश्वास पर विश्वास रखते हैं, वो सब चीज का जो है ना इन्होंने खुलकर निंदा किया, मीन्स बुराई किया। उनका कहना था कि ईश्वर में सच्ची श्रद्धा होना चाहिए। वो कहते थे कि ईश्वर में बस आपको सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, दिखावा की कोई जरूरत नहीं है, है ना। भगवान का वास हृदय में होता है, तीर्थ स्थलों और मंदिरों आदि में नहीं। वे कहते हैं कि भगवान का जो वास होता है, भगवान जो होते हैं हमारे हृदय में होते हैं। कोई तीर्थ स्थल में जो है ना भगवान नहीं बसते हैं, कोई मंदिर में भगवान नहीं बसते हैं, भगवान जो है मनुष्यों के हृदय में बसे हुए होते हैं, है ना। जिसमें से कबीर जी कहते हैं, कबीर जी क्या कहते हैं कि मुंड मुड़ाए हरि मिले, सबको ले ही मुड़ाए, बार बार के मुंड ने भेर न बैकुट जाए। देखिए इसका अर्थात समझिएगा कि मुंड मुड़ाए हरि मिले। मीन्स कहा जाता है कि जब लोग टकला होता है, मीन्स मुंड मुड़ाता है ना, तो अगर मुंड मुड़ाने से, मीन्स टकला होने से अगर लोग बैकुट जाता है, भगवान से मिलता है, तो भेड़ तो बार बार टकला होता है, मतलब भेड़ जो है उसका बार बार बाल को छीला जाता है, तो वो आखिर बैकुंठ क्यों नहीं जाता है, वो भगवान के पास क्यों नहीं जाता है। इसलिए यहां पे कबीर जी ने कहा है कि मूड मुड़ाए हरि मिले। अगर माथा को छिलवाने से हरि मिल जाते हैं तो सबको क्यों नहीं मुड़ा लेता है। और बार बार के मुड़ते भेड़ ना बैकुंठ जाए, और भेड़ जब बार बार मुड़ाता है तो वो क्यों नहीं बैकुंठ जाता है, उसको तो जाना चाहिए, है ना। इसलिए यहाँ के लोगों ने, भक्ति आंदोलन के लोगों ने क्या किया है, कर्मकांडों और अंधविश्वासों में क्या किया है, बुराई किया है कि ये सब चीज कुछ होता नहीं है। भगवान जो है ना हमारे हृदय में वास करते हैं, ठीक है। फिर देखिए सातवां में कहा गया कि मूर्ति पूजा में अविश्वास। मीन्स भक्ति आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो कहते हैं मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखना चाहिए, है ना। भक्ति आंदोलन के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। यह लोग उनको आडंबर मानते थे, अर्थात स्पष्ट शब्दों में इसका विरोध करते थे। मीन्स कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन के जो लोग थे वो मूर्ति पूजा में विरोध करते थे। इसमें से कबीर जी कहते हैं, कबीर जी क्या कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। अर्थात यहां पे कबीर जी कहते हैं कि अगर पत्थर को पूजने से हरि मिलते हैं, मीन्स भगवान मिलते हैं, तो मैं पहाड़ को पूजूंगा, ठीक है, जिसमें से सारे भगवान मिल जाएंगे। फिर कहते हैं उससे तो बढ़िया कौन सा है, हमारा आटा की चक्की है, मीन्स जो पत्थर की चक्की है जिससे आटा पीसने के बाद लोग खाते तो हैं। वही कहा है कि पाहन पूजे हरि मिले, पत्थर को पूजने से जब हरि मिलते हैं तो मैं पहाड़ क्यों नहीं पूज सकता हूं। ताते तो चाकी भली, उससे बढ़िया तो चक्की भली है जो क्या करता है, जिससे पीस खाए संसार, जिससे आटा पीस करके, गेहूं पीस करके संसार खाता है ना। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि हम लोगों को मूर्तियों में विश्वास नहीं रखना चाहिए, ईश्वर जो है हमारे हृदय में वास करते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए यहां पे कहा गया है कि हिंदू मुस्लिम एकता, इन्होंने जो है ना हिंदू मुस्लिम एकता पे बल दिया है। कह रहा है कि भक्ति युग के संतों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया।
कबीर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों की आलोचना किया। गुरु नानक तथा रविदास भी इसके समर्थक थे। देखिए कह रहा कि भक्ति आंदोलन के जो संत थे ना, वो हिंदू मुस्लिम की एकता पर बल दिए थे, है ना, और कबीर जी ने हिंदू और मुस्लिम दोनों की आलोचना किया था। ठीक है, फिर 9 में इसका जो पॉइंट आता है वो है समाज सुधार। क्या है? समाज सुधार। कहा जाता है कि अधिकांश भक्त धर्म सुधारक होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। अगर हम लोग बात करते हैं भक्ति आंदोलन के लोगों का, तो कहा जाता है कि वे जो थे अधिकांश धर्म सुधारक के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। वे धर्म को सुधारे थे ही और समाज को भी सुधारे थे। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि उन्होंने छुआछूत को मानव के प्रति अपराध बताया। उन्होंने कहा कि छुआछूत जो हमारे समाज में फैला हुआ वो क्या है? अपराध है। इसके साथ साथ अनेक संतों ने सती प्रथा, कन्यावध, दास प्रथा का विरोध किया तथा इसे जड़ सहित खत्म किया। और हमारे समाज में जो सती प्रथाएं चली आ रही थी, कन्या का वध चल रहा था, दास प्रथा जो चल रहा था, उसका विरोध किया तथा उसको जड़ सहित खत्म किया। तो यहां तो दोस्तों हम लोगों ने भक्ति आंदोलन को कंप्लीट कर लिया। अब हमारा प्रश्न आता है सूफीवाद के बारे में बताइए। किसके बारे में? सूफीवाद के बारे में बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे सूफीवाद का अर्थ। क्या लिखेंगे दोस्तों? सूफीवाद का अर्थ लिखेंगे। सूफी शब्द की उत्पत्ति को लेकर के विभिन्न विचार आए हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचार दिया है। पहला, कुछ विद्वान को कहना है कि यह शब्द जो है ना अरबी के सूफ शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ऊन। जिसका अर्थ क्या होता है? ऊन। क्योंकि कहा जाता है कि सूफी संत ऊनी वस्त्र पहनते थे, जो उनकी सादगी और सांसारिक वास्तुओं से दूरी का प्रतीक था। मैं सीधा समझिएगा कि कुछ विद्वान कहते हैं कि यह जो शब्द है वो कहां से लिया गया है? अरबी के सूफ शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ऊन। क्योंकि पहले जो संत लोग हुआ करते थे वो ऊनी वस्त्र पहनते थे, जो उनके सादगी को दर्शाता था, है ना। दूसरा, कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि यह जो शब्द है वो सफा से लिया गया है। कहां से? सफा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पवित्रता। जैसे बोलते हैं ना साफ करना, मतलब साफ क्या? पवित्र, है ना। कहा गया है कि जहां सूफी संतों के पवित्र जीवन का प्रतीक है, जो क्या है? सूफी संतों के पवित्र जीवन का प्रतीक है। मीन्स सफा जो है सूफी संत के पवित्र जीवन के बारे में दर्शाता है। तो ये 2 पॉइंट हो गया। अब ऐसा कहा जाता है कि सूफीवाद एक प्रगति भक्ति का धर्म है। क्या कहा गया? कि सूफीवाद जो है ना एक प्रगति भक्ति का जो है ना धर्म है, मतलब भक्ति का धर्म है। अर्थात प्रेम, कविता, संगीत और नृत्य जो है ना इसके भक्ति का एक अंग है। मीन्स अगर आप प्रेम कर रहे हैं किसी से, कविता अगर गा रहे हैं, संगीत गा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, तो ये भी क्या है? भक्ति का एक अंग है। तो इस प्रकार से हम लोग इसके अर्थ में लिख देंगे। अब यहां पे हमारा बातें आती है कि बताइए कि सूफीवाद के सिद्धांत क्या क्या है। क्या बताना है कि सूफीवाद का आखिर क्या क्या सिद्धांत है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि सूफीवाद के क्या सिद्धांत हैं। कहा गया दोस्तों कि सूफीवाद का आरंभ जो है ना नवीं सदी में हुआ। सॉरी, यहां से मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, यहां पे नवीं सदी नहीं होगा, 9वीं सदी होगा। क्या होगा? 9वीं सदी। ठीक है, कहा गया कि सूफीवाद का आरंभ जो है ना 9वीं सदी में हुआ था और इसी के साथ इस नियम का सिद्धांत भी निर्माण किया गया। ठीक है, इसके साथ साथ क्या हुआ था? इसके नियम भी बनाए गए थे और सिद्धांत भी बनाए गए थे। कह रहा जिसमें सूफी के साधकों ने आत्मा, परमात्मा तथा सृष्टि आदि के बारे में बताया है। सूफीवाद के जो संत थे उन्होंने क्या बताया? आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में और सृष्टि का निर्माण के बारे में बताया है। कह रहा है सूफीवाद के सिद्धांत की विवेचना निम्नलिखित रूपों में किया गया। सूफीवाद का जो सिद्धांत का विवेचना है वो निम्नलिखित रूपों में किया गया है। पहला, यहाँ पे इन्होंने भी कहा है एकेश्वरवाद। यहाँ का इसका जो प्रमुख सिद्धांत था वो पहला सिद्धांत था एकेश्वरवाद। क्या? एकेश्वरवाद। मीन्स ये भी जो है ना एक ही ईश्वर में विश्वास रखते हैं। जैसे भक्ति आंदोलन में कहा गया था कि वे एक ही ईश्वर में विश्वास रखते हैं, बिल्कुल सेम यहाँ के लोगों ने भी कहा कि वे एक ही ईश्वर में विश्वास रखते हैं। देखिए, कहा गया कि सूफीवाद के सिद्धांतों के अनुसार से यह कहा गया कि परमात्मा एक है। मीन्स ईश्वर जो है वो क्या है? एक है। उनका मानना है कि परमात्मा जो है अद्वितीय है। मीन्स उसका कोई दूसरा रूप नहीं है। वही परम सत्य है और वही परम कल्याण है। ठीक है, वही जो है परम सत्य है। एक ही ईश्वर जो है सत्य है। ये कौन कहते हैं? तो सूफीवाद के वैज्ञानिक या तो कह सकते हैं विद्वान कहते हैं, है ना। दूसरा,
इन्होंने कहा कि ईश्वर का आत्मा में वास, ईश्वर जो होते हैं हमारे आत्मा में वास होते हैं। भक्ति आंदोलन में भी कहा गया था, यहां भी कह रहे हैं कि ईश्वर जो है हमारे आत्मा में वास करते हैं। देखिए कहा गया है कि सूफी संतों के अनुसार यह बताया गया है कि आत्मा ईश्वर का एक अंग है। सूफी संतों ने क्या कहा कि हमारा जो आत्मा है वो ईश्वर का एक अंग है, ईश्वर हमारे भीतर वास करते हैं। ये कौन कहते हैं? सूफी संत के लोग कहते हैं। कह रहा है कि वह सत्य प्रकाश का अभिन्न अंग है, इसलिए सूफी साधकों ने हमेशा मृत्यु को स्वागत करते हैं। इसलिए सूफी साधक हमेशा क्या करते हैं? मृत्यु का स्वागत करते हैं कि अगर हमें मृत्यु प्राप्त हो जाएगी तो हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, और मोक्ष प्राप्त करेंगे तो हम भगवान के शरण में चले जाएंगे। तो देखिए तीसरा यहां पे कहा गया कि प्रकृति की उत्पत्ति। इन्होंने बताया है कि आखिर प्रकृति का उत्पत्ति कैसे हुआ। देखिए कहा जाता है कि सूफी साधकों के अनुसार से कहा जाता है कि जब परमात्मा ने, क्या कहा गया? सूफी साधक जो थे उनके अनुसार से कहा जाता है कि जब परमात्मा ने हकीकतुल मोहम्मदिया पर दृष्टि दिया, किस पे? याद रखिएगा, हकीकतुल मोहम्मदिया पर दृष्टि दिया, तब जगत में पूरा पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि तथा तारे का उत्पत्ति हुआ। ये कौन कहते हैं? तो सूफी साधक कहते हैं। सूफी के जो प्रवर्तक थे, सूफी संत के जो प्रवर्तक थे, वो कहते हैं कि जब भगवान ने, परमात्मा ने हकीकतुल मोहम्मदिया पर अपना दृष्टि दिखाया, उससे क्या हुआ? इस जगत का, पूरे पृथ्वी का निर्माण हुआ, सूर्य का निर्माण हुआ, चंद्रमा का निर्माण हुआ, बुध का निर्माण हुआ, शुक्र का निर्माण हुआ, बृहस्पति का निर्माण हुआ, शनि का निर्माण हुआ और तारे का निर्माण हुआ। तथा जब परमात्मा ने नरूल मोहम्मदिया पर दृष्टि दिया तो उससे क्या हुआ? अग्नि, हवा, जल और पृथ्वी का निर्माण हुआ। ठीक है, ये बातें कही गई है किसमें? सूफी संत के लोगों के द्वारा ये कहा गया है। अब देखिए इसमें कहा गया कि इसकी उत्पत्ति, क्या कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुआ? तो कह रहा है कि कहा जाता है कि यदि हिंदू धर्म पर इस्लाम धर्म के प्रभाव ने भक्ति आंदोलन का जन्म दिया, जब हिंदू धर्म पे इस्लाम धर्म भारी हो रहा था तो उससे क्या हुआ था? भक्ति आंदोलन हुआ था। और जब इस्लाम धर्म पे हिंदू धर्म अत्यधिक प्रभाव डालने लगा तो उससे क्या हुआ? सूफी आंदोलन का जन्म हुआ। ठीक है, मतलब दोनों क्या है? उल्टा है, एक दूसरे का उल्टा है ना। अब कह रहा है कि इसका सिद्धांत, कि आखिर इसका क्या सिद्धांत है? तो कह रहा है कि सूफीवाद के सिद्धांत तो पूरी तरीके से ईश्वर प्राप्ति पर आधारित है। जैसे भक्ति आंदोलन का सिद्धांत था वैसे इसका भी सिद्धांत है कि सूफीवाद का जो सिद्धांत है वो पूरी तरीके से किस पे आधारित है? तो ईश्वर की प्राप्ति पे, जिसमें बताया गया है कि लोगों को ईश्वर की प्राप्ति तभी होगी जब लोग हिंदू मुस्लिम के भेदभाव को भूल करके एक साथ ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर से प्रेम तथा उसकी उपासना करेंगे। क्या कह रहा है? कि जब लोग हिंदू मुस्लिम के भेदभाव को भूल करके अगर एक साथ ईश्वर की प्रार्थना करेंगे, ईश्वर से प्रेम करेंगे तथा उसकी उपासना करेंगे तो इससे क्या होगा? हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। कहा गया है सूफीवाद में इस बात पर जोर दिया गया है कि ईश्वर तथा उसके भक्तों के बीच में किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है। सूफीवाद के लोगों ने कहा है कि ईश्वर और भगवान के बीच में, मतलब ईश्वर और उसके भक्तों के बीच में जो है ना, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। जो तहे दिल से भगवान की उपासना करता है उसको ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। कौन कहा है? तो सूफीवाद के लोगों ने कहा है कि जो दिल से भगवान को याद करते हैं उसको भगवान अवश्य मिलते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग सूफीवाद के बारे में भी जान गए।